नमस्कार फ्रेंड्स, a very good afternoon to all of you. फ्रेंड्स, आज के सेकंड वेबिनार में इस महीने के आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी पे है और जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि जो नए फॉर्म्स हैं प्लस उसमें जो नई आईटीसी की जो पैथोलॉजी आई हुई है कि आप आईटीसी कैसे लेना है आपको, और इन्हीं सब चीज़ों को चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच अरुण छाजर जी हैं। अरुण छाजर जी अ वेरी यंग डायनेमिक और बहुत ही बढ़िया जीएसटी में बोलते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस इनकी पिछले कई बार देख चुका हूँ मैं, और आई मस्ट से कि आप जैसे स्कूल में होता था कि आप स्कूल में क्लास करके जाते थे कि भाई 2 घंटे की आपने क्लास की और 2 घंटे में आप पढ़ के निकले, और एक बार भी आप, कई टीचर होते हैं कि एक बार भी आप क्लास में बोर नहीं होते हैं, और एक टीचर वो आपको बच्चों को बांधे रखता है, आप पूरा का पूरा जो कोर्स की मटेरियल होती है पूरा लेके निकलते हो। तो ऐसे अरुण जी हैं हमारे। थोड़ा मैं और इंट्रोडक्शन दूं तो करीब 12 साल से ज़्यादा हो गई है इनको एक्सपीरियंस सीए में, और पहले आईसीआईसी बैंक टीसीएस में जॉब करते थे। 2017 से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और जीएसटी फील्ड को ही अपना रखा है, और एज ए फैकल्टी सीए क्लब इंडिया में भी हैं, और एज ए ट्रेनिंग और एज ए स्पीकर आप लोगों ने भी कई जगह कई बार सुना होगा। तो आज हमारे बीच तो इनका वेबिनार पहला है। यस सर। बट आई बिलीव ये पहला अभी शुरुआत है ना। मैं कई बार से सोच रहा था इनको बुलाने की, बट चलो जब जो होता है अच्छा होता है। आज हमने शुरुआत की है और आगे भी हमारा साथ बना रहेगा आई बिलीव। आई मस्ट से कि आप थॉरली एंजॉय करने वाले हैं, और आई वुड आल्सो लाइक टू से यू कि जैसा आप लोगों ने कल का भी वेबिनार इंटरेक्टिव रखा था, प्लीज मेक इट इंटरेक्टिव एज फार एज पॉसिबल। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट होगी, जैसा मैंने कल भी आप लोगों से बोला था कि कोविड काफ़ी फैल रहा है, ठीक है, उसकी अब चीज़ें कम है, लेकिन बी सेफ, बी हेल्दी। आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, आसपास वाले को सुरक्षित रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अरुण जी, प्लीज स्टार्ट योर डिलिब्रेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू अरुण जी। थैंक यू सर। सर, ये मेरे लिए काफी लकी है कि मैं आपके सीपी स्टडी सर्किल के ऊपर, दिल्ली ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्किल के ऊपर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ताकि मैं अपने मेंबर के बीच में कुछ अपना व्यूज शेयर कर सकूं। एंड इट ऑलवेज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अमंग द मेंबर। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड डेफिनेटली सर, ये रिलेशन हमारा काफी लॉन्ग टर्म रहेगा, एंड व्हेनेवर देयर इज ए रिक्वायरमेंट आई वुड बी डेफिनेटली अवेलेबल फॉर दिल्ली स्टडी सर्किल। सो इसी के साथ मैं आज का वेबिनार स्टार्ट करता हूं। सर, आज का वेबिनार का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो हमारी अभी न्यू स्कीम्स आई है, इसको हम बड़े आराम से और धीरे धीरे करके एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में काफी बड़े चेंजेस हैं। अगर मैं बात करूं 10th ऑफ नवंबर को मल्टीपल नोटिफिकेशन इश्यू हुए 81 से लेके 88 तक। साथ ही सर्कुलर इश्यू हुआ, एक क्यूआरएमपी स्कीम लॉन्च हुई है, आईएफएफ क्या है, टूबी का किस हद तक रिलेवेंस है, क्या टूबी का लीगल बैकिंग है, इन सभी बातों का हम आराम से स्लो मैनर में डिस्कशन करेंगे। एंड एट द लास्ट, इफ टाइम परमिट, देन आई विल डेफिनेटली टच अपॉन द इनपुट टैक्स क्रेडिट पार्ट 2A वर्सेस 2B। सो सर, मैं इसी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। रिगार्डिंग दी पीपीटी, सभी पार्टिसिपेंट को मैं कह देता हूं कि ये पीपीटी वेबिनार के बाद में मैं संदीप सर को शेयर कर दूंगा, वो इंटर्न विल शेयर अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट। न्यू स्कीम जो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगी, रिगार्डिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द नोटिफिकेशन। ये लिस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन इशू है। पहले हम ओवरऑल इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये क्या स्कीम है?
सर्कुलर 143 ने मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल पॉइंट के अंदर में इसको समझाने का प्रयास किया, उसी को हम 1 बाय 1 लेते हैं। 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 5 अक्टूबर 2020 को हुई, इन्होंने एक क्यूआरएमपीएस स्कीम को लॉन्च किया। क्या है ये स्कीम? अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, एक मिनट संदीप सर। हाँ जी बताएं। सर यहाँ पे अनोट ऑन कर सकते हैं आप, अनोट ANN, मतलब वहां पे जो आता, ताकि मैं पेन यूज कर सकूं। हाँ जस्ट अ मिनट। रितिका, रितिका। यस सर। आप सर की प्लीज हेल्प करें। आप अरुण जी नॉट ऑन करने बोल रहे हैं। आप वीडियो बंद करेंगे एंड देन यू विल फाइंड अ पेन ऑन द टॉप आइकन मिलेगा। की आवाज नहीं आ रही। रितिका आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। सर आपको रितिका आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मिलेगा। एनीवे कोई इशू नहीं सर, मैं कंटिन्यू करता हूं। मीनवाइल जैसे आवाज आ जाएगी हम बात कर लूंगा मैं। ठीक है सर। क्यूआरएमपी स्कीम क्या है? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी टर्नओवर कितनी है, अप टू 5 करोड़, क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म क्या है? क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। इफेक्टिव कब से होगा? 1 जनवरी 2021 से। इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए 4 मेजर नोटिफिकेशन को इश्यू किया गया। इस स्कीम को इफेक्टिव करने के लिए 4 मेजर नोटिफिकेशन की हेल्प ली गई। पहला है नोटिफिकेशन नंबर 81, जहां सेक्शन 39 जो कि मंथली 3B की बात करता है, उसके सबसेक्शन 1 में, उसके सबसेक्शन 2 में, उसके सबसेक्शन 7 में जो फाइनेंस एक्ट ने अमेंडमेंट किया था उसको इफेक्टिव बनाया। रिपीट करता हूं, सेक्शन 39 जो मंथली रिटर्न की बात करता है, 39(1) बेसिकली हम कह सकते हैं कि 3B हम फाइल करने की जो रिक्वायरमेंट है वो 39(1) के थ्रू है। नोटिफिकेशन 81 इश्यू किया गया सबसेक्शन 1, 2 एंड 7 के अमेंडमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए। यहां अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका था फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू। सेकंड, नोटिफिकेशन नंबर 82 इशू हुआ कुछ रूल्स में अमेंडमेंट करने के लिए। रूल 59 जो जीएसटीआर 1 की बात करता है, रूल 60 जीएसटीआर 3B की बात करता है, 61 एक नया रूल इंसर्ट हुआ, 61 कैपिटल A 2B को भी इंसर्ट किया गया। यही वो रीजन है, हम कह सकते हैं कि जीएसटीआर 2B जो स्टेटमेंट है उसको लीगल बैकिंग मिल गई। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन नंबर 84, नोटिफिकेशन नंबर 85, इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं इस क्यूआरएमपीएस स्कीम की बात करता हूं, ये कब एलिजिबल नहीं है? मान लो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, क्या मैं ये स्कीम ले सकता हूं? सर, अगर आपकी टर्नओवर, दो बातें हैं, या तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा है, या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, किसी भी क्वार्टर तक, टिल एनी क्वार्टर अगर 5 करोड़ से एक्सीड हो गई है तो मैं एलिजिबल नहीं हूं। अदरवाइज यस, आई एम एलिजिबल, आई कैन ऑप्ट फॉर द न्यू स्कीम। ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने का जो टाइम है वो थ्रू आउट द ईयर कभी भी आप कर सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये स्कीम लेना चाहते हैं एक रफ आइडिया से जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में। कौन सी स्कीम? क्यूआरएमपीएस, क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहते हैं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो इनके लिए क्या टाइम लिमिट है? मैंने कौन सा क्वार्टर आपको बताया
कि सर जुलाई से लेके सितंबर क्वार्टर के लिए ये स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनके लिए क्या कट ऑफ डेट है, तो जस्ट मैं कहता हूं कुछ चीजें आपसे पूछता हूं, अगर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख देंगे तो इट विल बी रियली अप्रिशिएबल। जुलाई टू सितंबर का प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा है? जुलाई टू सितंबर का प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा है? मैं यहां पे क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यहां पे आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि लास्ट डेट क्या है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का, इस स्कीम को एक्सरसाइज करने का। तो प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा हुआ? अप्रैल टू जून। फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ प्रीसीडिंग क्वार्टर, उसका सेकेंड मंथ मई, उसका फर्स्ट डे, दैट बिकम फर्स्ट मई। करंट क्वार्टर कौन सा क्वार्टर जिसके लिए आप ये स्कीम लेना चाहते हैं? दैट इज जुलाई टू सितंबर। लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, ये मैं क्या बता रहा हूं सर? मैं एक टाइम पीरियड बता रहा हूं विद इन विच यू हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू अवेल द स्कीम। रिपीटिंग, मैं एक टाइम पीरियड बता रहा हूं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। इस पीरियड में आपको अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अगर आप उदाहरण के रूप में जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए, जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहते हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने पहले पीछे वाला क्वार्टर देखा, अप्रैल टू जून, सेकंड मंथ में, इसका पहला डेट फर्स्ट में, और करंट क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, पहला मंथ जुलाई, इसका लास्ट डे 31st जुलाई। सो दिस बिकम द टाइम पीरियड विद इन विच आई हैव टू अवेल द ऑप्शन। कोई कंडीशन? यस सर, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जितने भी रिटर्न ड्यू हैं, किस दिन को? जिस दिन मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं 1 जुलाई को अपनी इस स्कीम में जाने के लिए ऑप्शन अवेल कर रहा हूं, तो 1 जुलाई तक जितने भी रिटर्न की ड्यू डेट है वो सारे रिटर्न फाइल हो जाने चाहिए। क्या एक बार ये स्कीम में हम एंटर कर चुके उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में भी हमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या हमें कोई इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मैं इसमें कंटिन्यू हूं? नहीं। जब एक बार आप ऑप्ट कर लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट बिकम इनएलिजिबल। अगर मैं बात करता हूं कब इनएलिजिबल होगा सर? किसी भी क्वार्टर में अगर टर्नओवर, किसी भी क्वार्टर तक उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर गई, तब तो ये इस स्कीम से इनएलिजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज ये कंटिन्यू करते रहेंगे और इन्हें कोई भी इंटीमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पॉइंट आता है डिफॉल्ट माइग्रेशन। क्या है डिफॉल्ट माइग्रेशन? टैक्स पेयर को ईज करने के लिए इन्होंने ये ऑप्शन ऐड किया। मतलब उसकी कुछ कंडीशन है। पहला क्वार्टर कौन सा है हमारा? मैं इसको ट्रांजिशन फेज भी बोल सकता हूं। कब से एप्लीकेबल है सर? जनवरी 1 से। तो पहला क्वार्टर कौन सा हुआ? जनवरी टू मार्च 21। ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 1920 में 5 करोड़ तक है, ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर मतलब 1920, उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है कितनी है? 5 करोड़ तक। दूसरा, जिसने सभी 3B फॉर द मंथ ऑफ द अक्टूबर फाइल कर दिए बाय 30 नवंबर। अक्टूबर 20 का जो भी GSTR 3B है लेट टू लेट 30 नवंबर तक फाइल कर दिया। कोई कंपल्सन है? यस सर, डिफॉल्ट माइग्रेशन के लिए कंपल्सन की बात कर रहा हूं। अगर नहीं किया तो क्या? नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पर अभी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं ये कंडीशन फुलफिल कर लेता हूं तो क्या होगा? तो पहला पॉइंट है कि सर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। सेकंड, आपने अक्टूबर 20 का
GSTR 3B ये जो करंट महीना चल रहा है इसकी 30 तारीख तक फाइल कर दिया, तो क्या होगा, आपका जो GSTIN है वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएगा। अच्छा, माइग्रेट हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, उन्होंने एक टेबल के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। क्या है? पॉइंट नंबर ए, अगर आप ऐसे एसएससी हैं जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, पॉइंट नंबर 1, आप GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। सी, वी ऑल नो दैट अप टू 1.5 करोड़ अगर किसी एसएससी की टर्नओवर है तब भी उसके पास दो ऑप्शन है। नॉर्मली if he like to file he can go for quarterly, or if he like to file monthly, yes he can. डिफॉल्ट माइग्रेशन के लिए हमें ये देखना है उसकी टर्नओवर क्या है, हमें ये देखना है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है GSTR1 की। मैंने पहले ऑप्शन में लिया है टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, तो डिफॉल्ट माइग्रेशन क्या है, क्वार्टरली। सेकंड ऑप्शन, आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, सेकंड पर GSTR1 आपने मंथली ऑप्ट किया, डिफॉल्ट माइग्रेशन मंथली। थर्ड, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ तक है, सर अभी जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग तो अगर मेरी 1.5 करोड़ से एक्सीड कर रही है टर्नओवर तो GSTR1 ऑलवेज मंथली है। बट ये जो नया स्कीम आया है वो हमें क्या कहता है, आपकी टर्नओवर एक्सीडिंग 1.5 बट अप टू 5 करोड़, इन दैट केस योर डिफॉल्ट ऑप्शन वुड बी 5 करोड़, डिफॉल्ट ऑप्शन वुड बी क्वार्टरली। नाउ ये तो हुआ डिफॉल्ट ऑप्शन। अब ऊपर हमने बात की कि अक्टूबर का 3B 30 नवंबर तक फाइल हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। सेकंड, अगर ये जो डिफॉल्ट माइग्रेशन वाले ऑप्शन है मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं जाना चाहता क्वार्टरली, कैन आई गो फॉर द मंथली और वाइस वर्सा? यस, उसके लिए डेट का पीरियड क्या है, 5 दिसंबर से 31 जनवरी। आपका जो डिफॉल्ट माइग्रेशन का ऑप्शन है उसको चेंज करने का टाइम क्या है, 5 दिसंबर से 31 जन 2021। कुछ जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर 3B अक्टूबर का फाइल नहीं किया तो माइग्रेट कैसे होगा, तो यहां पे मैं ऑप्शन बाद में भी एक्सरसाइज कर सकता हूं। वो फाइल करने से क्या बेनिफिट होगा, अक्टूबर का रिटर्न 30 नवंबर तक अगर फाइल कर दिया तो क्या बेनिफिट होगा, सर ऑटोमेटिक माइग्रेट ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा। एज पर दी पैटर्न ऑफ द टैक्स पेयर द सिस्टम विल चूज द माइग्रेट ऑप्शन। पर इसका मतलब ये मत समझना कि अगर मैंने अक्टूबर 20 का 3B 30 नवंबर करंट मंथ तक फाइल नहीं किया तो मैं इस स्कीम को उठाई बेनिफिट नहीं ड्रॉ कर सकता, मैं एंटर नहीं कर सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। सिर्फ एक उसके अलावा उसके बाद एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, एक तो आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपके सारे रिटर्न फाइल हो जाने चाहिए उस दिन तक जो भी ड्यू है। अगर मान लो आपने, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन ऑप्ट किया है या सेक्शन 10 जो कि कंपोजिशन लेवी की बात करता है, सेक्शन 10 से आपने अपना नंबर कन्वर्ट किया है, मतलब कंपोजिशन से मैं रेगुलर में आया हूं, मैं न्यू एसएससी हूं या मैंने कंपोजिशन से नॉर्मल में कन्वर्ट किया है, तो क्या होगा, मैं ऑप्ट कर सकता हूं जब भी मैं फर्स्ट टाइम अपना एंटर करूंगा। अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, मान लो अभी क्वार्टर चल रहा है जुलाई टू सितंबर, उदाहरण के रूप में इस क्वार्टर में मेरी 5 करोड़ से एक्सीड कर गई, मान लो अगस्त में एक्सीड कर गई, डाउट ये आता है क्या सितंबर मंथ का 3B या अगस्त मंथ का 3B वो QRNP स्कीम वाला कंटिन्यू रहेगा या मुझे चेंज करना पड़ेगा।
पॉइंट टू बी नोटेड, ड्यूरिंग द क्वार्टर में अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड करती है 5 करोड़ से, तो आप जो QRMP स्कीम है वो कंटिन्यू करेंगे फॉर द करंट क्वार्टर, बट नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको मंथली ऑप्ट करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो मेरा एक परमानेंट अकाउंट नंबर है, मेरे 5 GST नंबर है, एग्रीगेट टर्नओवर कंबाइनिंग ऑल, दैट वी ऑल नो, सेक्शन 2 क्लॉज 6। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन कहता है टर्नओवर पैन इंडिया कंबाइनिंग ऑल द टर्नओवर ऑफ द स्टेट। अब मान लो मेरी टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, अब मेरे रजिस्ट्रेशन 5 है, क्या मैं इसमें अलग अलग स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? QRMP भी, मान लो किसी में क्वार्टरली, किसी में मंथली। Answer has been given in this circular 143. Yes, QRMP scheme is attached to the GST number. If you like to opt different scheme for different GST number, yes, you can. There is no problem at all. अब हम बात करते हैं सेक्शन 37 की। क्या बात करता है सेक्शन 37? डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई की बात करता है। GSTR 1, अगर मैं जैसे क्वार्टरली रिटर्न सिस्टम में जा रहा हूं तो मैंने क्वार्टरली ऑप्ट किया, तो जो पहले वाले 2 महीने हैं, मान लो मैं जैन टू मार्च की बात कर रहा हूं, मैंने क्वार्टरली ऑप्ट किया, तो GSTR 1 कैसे जाएगा? क्वार्टरली जाएगा। आज तक हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती थी ITC के रिगार्ड में, सर मेरा सप्लायर अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है तो मैं ITC कब दूंगा? सर 2A में वो आइटम कब दिखाई देगा? सर जब वो सप्लाई रिटर्न फाइल करेगा, तो मैं तब तक ITC नहीं ले सकता। एज ऑफ नाउ बड़ा कंफ्यूजन था, बट नाउ दे हैव एडेड IFF, रिपीटिंग अगेन, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये उन्होंने ऐड कर दी। तो जो मेजर प्रॉब्लम आती थी क्वार्टरली रिटर्न फाइलर की, जो रेसिपिएंट को प्रॉब्लम आती थी, सप्लायर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे जिन्होंने माल परचेज किया है, जिनको उनसे ITC लेनी है, उसमें प्रॉब्लम आती थी। दिस प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व्ड। कैसे? 1 बाय 1 बात करते हैं। अब जो सप्लायर है जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है GSTR 1, लेकिन मंथली बेसिस पर उनके पास IFF की फैसिलिटी दी गई है, दे कैन ऐड इनवॉइस इन द IFF। एंड इंपॉर्टेंट बात है, कौन से इनवॉइस? B2B के ट्रांजेक्शन के। मतलब अगर B2C का कोई इनवॉइस है तो वो ऐड नहीं होगा। IFF में B2B के इनवॉइस को ऐड किया जा सकता है। इसका एक टाइम पीरियड है सर, इसका एक टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को ध्यान रखना, क्योंकि इसकी लिंकिंग किसके साथ है? 2B के साथ में। एक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड कब आपने फर्निश किया है, इसके अकॉर्डिंग इंपैक्ट पड़ेगा रिसिपिएंट के 2B पर, जो इंटर्न इंपैक्ट करेगा ITC के ऊपर। क्या टाइम पीरियड है सर? 1 तारीख से 13 तारीख। जनवरी मंथ की बात कर रहा हूं तो सप्लायर कब फाइल कर सकता है? फरवरी 1 से लेके फरवरी 13 तक। क्या चीज सर? IFF इनवॉइस को फर्निश कर सकता है, इवन दो ही हैज ऑप्टेड क्वार्टरली। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम कितना? 50 लाख रुपीस का वैल्यू हो सकता है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन अपलोड करना पड़ेगा। 1 तारीख को मान लो 2 इनवॉइस कर दिए, 2 तारीख को 3 कर दिए, फिर कुछ और कर दिए, कंटिन्यूअस अपलोड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द 2A as well as in the 2B. Said facility is not mandatory and it is optional. Please always note one point. ये जो फैसिलिटी दी गई है ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैं डिटेल
ऐड कर चुका हूं आईएफएफ के माध्यम से, उस डिटेल को वापस मुझे जीएसटीआर 1 में फाइल नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी, दे विल बी एडेड इन द जीएसटीआर 1। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप अगर आईएफएफ को अवेल नहीं करना चाहें, यू कैन इग्नोर, डायरेक्टली यू कैन ऐड द एंटायर इनवॉइस डिटेल, एंटायर इंफॉर्मेशन इन द जीएसटीआर 1। एक बार रिपीट करते हैं। पहले मैंने कहा कि जीएसटीआर 1 क्वार्टरली ऑप्ट किया। फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ क्या ऑप्शन है सप्लायर के पास? आईएफएफ के माध्यम से वो इनवॉइस ऐड कर सकता है। कौन सा इनवॉइस? B2B। अपर कैप है 50 लाख की। कोई टाइम पीरियड है? आंसर इज यस, 1 से लेके 13 तक। सर ये टाइम पीरियड क्यों रखा है? क्योंकि रिसिपिएंट का 2B भी तो अपडेट करना है, रिसिपिएंट का 2B अपडेट करना है, दैट इज द रीजन। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। जो डिटेल आईएफएफ के थ्रू ऐड कर चुके हैं उसको वापस ऐड नहीं करना है। आई होप इट्स क्लियर। मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्स, जीएसटीआर 1 की बात कर चुके, अब हम बात करते हैं मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्स। क्या स्कीम है? QRMP, रिटर्न क्वार्टरली है बट टैक्स का पेमेंट मंथली है। बट अब अभी तो हमारे पास क्या ऑप्शन था सर, हम 3B मंथली फाइल करते थे तो ऑटोमेटिकली टैक्स भी मंथली जाता था। अब जब 3B को क्वार्टरली बना रहे हैं तो कैसे टैक्स का पेमेंट होगा और किस बेस पर होगा? यहां पे उन्होंने 2 मेथड का नाम सजेस्ट किया है। एक है फिक्स्ड सम मेथड, दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। करेक्ट? 2 मेथड में कौन सा मेथड क्या कहता है, 1 बाय 1 बात करेंगे। पर पहले हम ये समझते हैं फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर हमें क्या पे करना है? पेमेंट होगा पीएमटी 06 के माध्यम से। वी ऑल नो पीएमटी 06, लेकिन यहां पे एक नया ड्रॉप डाउन आपको दिखाई देगा। क्या है? मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर, इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करके पे करना है। और यहां पे क्या रिस्ट्रिक्शन है? अगर आपने ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया तो जो अमाउंट आपने पे किया है उसको सिर्फ आप यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ द टैक्स। यू कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पस। ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है। या मैं रिफंड ले सकता हूं अगर मैंने गलती से ज्यादा जमा करवा दिया। कब तक जमा करना है? गौर करना, टाइम है बाई 25th डे, मतलब 25 तारीख तक। अभी हमारी 3B कब तक जाती थी? 20 तारीख, या स्टैगर्ड मैनर में 22 या 24। बट इस टैक्स को पेमेंट करने की डेट क्या आ गई? इस टैक्स को पेमेंट करने की डेट आ गई आपकी 25th। ड्रॉप डाउन मंथली पेमेंट फॉर द क्वार्टरली टैक्स पेयर। नेक्स्ट, द सेड पर्सन कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड। 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड सम मेथड की। फैसिलिटी फॉर जनरेटिंग प्री-फिल्ड चलान इन द पीएमटी 06। ये जो चलान है ना, प्री-फिल होगा। कैसे होगा? 2, या तो आप अपना रिटर्न क्वार्टरली फाइल करें या आप अपना रिटर्न मंथली फाइल करें। प्रीसीडिंग क्वार्टर की बात कर रहा हूं। अगर आपने क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट किया था प्रीसीडिंग क्वार्टर के लिए, आप क्वार्टरली फाइल कर रहे थे, ठीक है, तो 35% ऑफ द टैक्स, 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश। तो क्वार्टर में जितना भी आपने टैक्स पे किया है, जितना भी आपने टैक्स पे किया है कैश में, उसका 35%, 35% इन द फर्स्ट मंथ। और मान लो आपका जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी था वो आपका मंथली था, तो जितना आपने टैक्स पे किया है इक्विवेलेंट अमाउंट। सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर क्वार्टरली है तो हम 3 महीने का पेमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने 33% आता है, तो राउंड ऑफ करने के लिए 35% उन्होंने चूज किया। उतना पेमेंट हमें फर्स्ट मंथ करना है। और अगर मेरा प्रीवियस पीरियड का
प्रीवियस क्वार्टर का अगर फ्रीक्वेंसी मंथली है तो जितना टैक्स मैंने कैश में पे किया है उतना का उतना वापस मुझे पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया है, मान लो CGST 100, SGST 100, IGST 500 और सेस 50 आपने क्वार्टर में पे किया है, तो इस बार कितना पे करना पड़ेगा इन ईच ऑफ द मंथ, मतलब फर्स्ट 2 मंथ की बात कर रहा हूं। इसका 35% कर लो, 35, 500 का 35 और 50 का 35। मान लो पीछे वाले में आपने क्वार्टरली ऑप्ट नहीं किया, आप ऑलरेडी मंथली में थे। इन दैट केस जो आपका ये क्वार्टर है अप्रैल एंड मई में जो आप पे करोगे वो कितना पे करोगे, इक्वल टू द अमाउंट पेड इन द प्रीवियस मंथ ऑफ प्रीवियस मंथ। मतलब अप्रैल के लिए भी मैं मार्च देखूंगा, मई के लिए भी मैं मार्च देखूंगा। आगे बढ़ते हैं। Monthly tax payment through this method would not be available who has not furnished the return for a complete tax period। और complete tax period का मतलब क्या है? The complete tax period means a tax period in which the person is registered from the first day of the quarter till the last date of the tax period। तो मैंने अगर complete tax period का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो मैं मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्स नहीं पे कर सकता इस मेथड के थ्रू। अब मैं बात करता हूं सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। मतलब मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं प्री फिल को यूज नहीं कर रहा, मैं 35% को यूज नहीं कर रहा, मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा, खुद कैसे कैलकुलेट करूंगा? कितना आउटपुट है, कितना आईटीसी है और कितना मेरा पेमेंट है, जो हम अभी 3B में करते भी हैं। करेक्ट। The said person in any case can pay the tax due by considering the tax liability on inward, outward and ITC in the PMT 06 in order to facilitate the ascertainment the ITC available for the month, and auto drafted ITC statement has been made available in 2B, we all know। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना, दो केस में नहीं करना। मंथली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कब? पहला, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर प्लस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दोनों को मैं ऐड करता हूं तो सफिशिएंट बैलेंस है। मान लो मेरी लायबिलिटी यहां पे आती है सीजीएसटी की 35, अगर मेरे कैश लेजर प्लस क्रेडिट लेजर दोनों को मिला के ऑलरेडी अगर 35 है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग बिकॉज ऑलरेडी अवेलेबल है, या मेरी टैक्स लायबिलिटी नील है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हां, हमने बात की थी अगर मैंने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, जो हम पीएमटी 06 के माध्यम से पे कर रहे हैं, वो अगर ज्यादा पे कर दिया तो क्या होगा? एनी क्लेम ऑफ रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द फर्स्ट 2 मंथ शैल बी परमिटेड। मतलब मैं रिफंड लेना चाहूं, ले सकता हूं। कंडीशन क्या है सर? उस क्वार्टर का, उस पीरियड का 3B फाइल होने के बाद। मतलब वो क्वार्टर खत्म होगा, आप फाइनली आप जो 3B है वो फाइल कर देंगे, उसके बाद आप रिफंड ले सकते हैं, या आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट क्वार्टर के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम 3B की बात कर रहे हैं। अब हम 3B की, देखो हमने GSTR 1 की बात कर ली, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ की बात कर ली, उसके बाद पेमेंट ऑफ द टैक्स की बात कर ली। अब हम 3B की बात कर रहे हैं। Such registered person would be required to furnish for each quarter, क्या डेट है? 22 या 24। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे 20 क्यों नहीं है? Can anybody tell me why there is no 20? 20 ड्यू डेट है ना सर? रीजन सिंपल है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तरुण जी, बिल्कुल सही कहा तरुण जी ने कि सर टर्नओवर ही 5 करोड़ के नीचे है।
और वो 20 तारीख किसके लिए? जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। सो आई होप समझ में आ रहा है डिस्कशन। एक बार मुझे चैट करके कंफर्म कर देंगे एवरीथिंग इज ओके। इन GSTR 3B, they shall declare the supply made during the quarter, ITC availed during the quarter and all other details जैसे हम नॉर्मली फाइल करते हैं। The amount deposited in the first 2 month, जो हमने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके हमने पे किया था, वो अमाउंट हम ऑफसेट के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई अमाउंट बच जाता है, दो बातें हैं, या तो आप रिफंड ले सकते हो या ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया, मान लो उसने टैक्स पे किया बट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया, उसमें क्या होगा? स्टिल रिक्वायर्ड टू फर्निश 3B एंड अगर एक्सेस पेमेंट है तो वो रिफंड ले सकता है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या कही यहां पे कि सर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है, उसने 1 महीना टैक्स जमा करवाया, उसके बाद उसने कैंसिल करवाया, उस क्वार्टर का 3B फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके पास वो 2 ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन तो मतलब नहीं है, तो आप रिफंड ले सकते हैं इन केस इफ देयर इज एक्सेस टैक्स पेमेंट। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी। क्या मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? से फॉर एग्जांपल अभी मैं 35 जमा कर, फर्स्ट मंथ 35, सेकंड मंथ 35, एज्यूमिंग दैट लायबिलिटी मेरी 100 है। एक्चुअल में जब मैं 3B फाइल करता हूं लायबिलिटी आती है 120। अब 120 का 35%, 7 रुपए कम मैंने पे किया, 7 रुपए कम मैंने पे किया। सो डू आई नीड टू पे द इंटरेस्ट ऑन 7 शॉर्ट पेमेंट? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर आपका फिक्स सम मेथड है, आपने पेमेंट करने के लिए कौन सा मेथड चूज किया? सर फिक्स सम मेथड चूज किया। उस केस में क्या है? इफ वी फाइल फर्निशिंग, इट इज फाउंड दैट any or both of the first 2 months the tax liability net of ITC was higher than the amount paid in the चालान। तो मैंने चालान कम का पे किया है और लायबिलिटी ज्यादा की आती है। नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज्ड, नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज। कंडीशन क्या है? सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट हैज बीन डिस्चार्ज ड्यूली एज पर द जो भी ड्यू डेट थी तब। In case the payment of tax by depositing the system calculated amount is not done by the due date, मुझे सिस्टम का अमाउंट कितना था? 35, उसको नेक्स्ट मंथ की 25th तक डिपॉजिट करना था। अगर मैंने 25th तक नहीं किया तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा till the date of the making such payment. Further, in case of the 3B for the quarter furnished beyond the due date, तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, would be payable as per the provision of section 50। एक एग्जांपल, उन्होंने 2 एग्जांपल लिए सर्कुलर में, एक बार हम रीड कर लेते हैं। मान लो टोटल अमाउंट 100 है, who has opted for the scheme, टोटल अमाउंट 100 रुपए पे किया इन कैश इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। He opt to pay the tax under fixed sum method. He therefore pay 35 on 25th Feb and on 25th March। उसके बाद में लायबिलिटी जो आई, मान लो उन्होंने परसेंटेज कैलकुलेट किया या जो भी एक्चुअल कैलकुलेट किया, जनवरी की 40 रुपए थी और फरवरी की 42 रुपीस थी। क्या इस शॉर्ट अमाउंट पे 5 रुपए और 7 रुपए कोई पे करना है? आंसर इज नो, इंटरेस्ट वुड बी पेबल फॉर द लेसर अमाउंट। आई होप इट्स क्लियर। एग्जांपल नंबर 2, बाकी डेटा सेम है। मान लो टोटल लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर नेट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट वाज 125, 100 था 125। हम ये तो बात समझ चुके कि पहले वाले 2 महीने के लिए मुझे कुछ भी नहीं पे करना, बट बात करते हैं, मान लो जो 125 है वो रिटर्न फाइल करना था, ड्यू डेट तक फाइल नहीं हुआ और मैं 30 अप्रैल को फाइल कर रहा हूं, मान लो 22 तारीख है या 24 तारीख है, जो भी ड्यू डेट है, मैंने अपना 3B क्वार्टरली चला गया, राइट।
जो 3B जो क्वार्टरली पे करना था, क्वार्टरली फाइल करना था, वो मैंने फाइल नहीं किया विद इन द ड्यू डेट। यहां पे लायबिलिटी कितनी है 125। अब जो मेरी ड्यू डेट थी और जो मेरी एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग है उसके पीरियड के लिए तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इस पीरियड के लिए तो पे करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, कितनी लायबिलिटी है क्वार्टर की 125 माइनस M1 माइनस M2, मतलब 70 रुपए में माइनस कर दूंगा, बचा जो बैलेंस अमाउंट 55 रुपीज फॉर द पीरियड जो ड्यू डेट थी एज्यूमिंग 22 एंड जो एक्चुअल डेट है 38, इस बीच का जो गैप है 8 दिन का, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन 55 नॉट ऑन द एंटायर 125। अब बात करते हैं, अगर मैंने सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज किया है, अगर मैंने सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज किया है तो क्या होगा। For registered person making the payment of the tax by opting the self-assessment method, interest would be payable as per the provision of section 50 for the tax or any part thereof, net of the ITC, which remain unpaid or paid beyond the due date for the first 2 months. यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड यूज किया, सेल्फ असेसमेंट। अगर एज्यूम करता हूं, पीछे वाला सेम एग्जांपल लेता हूं कि मेरी लायबिलिटी जो मैंने पे करनी थी वो 125 पे करनी थी, बट फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर मैंने 35 और 35 पे किया। अगर मेरा मेथड सेल्फ असेसमेंट वाला होता तो मुझे इंटरेस्ट पे करना होता ऑन द शॉर्ट अमाउंट, जो भी 5 या 7 रुपए था उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता। आई होप इट्स क्लियर। ये बात अभी तक जो मैंने कही वो सिर्फ सर्कुलर की बात की, ओवरऑल स्कीम क्या है वो हमें समझ में आ गई। अब हम 1 बाय 1 हम नोटिफिकेशन में एंटर करते हैं, एक एक करके हर एक नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चेंज आया। ओवरऑल चेंजेस वही होगा जो आपने अभी सर्कुलर में पढ़ा है। रिपीट करता हूं, सारा चेंजेस, सारा पैटर्न क्या वे होगा वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आपको यहां पे रिपीटेशन लगेगा, बट अब आप कोरिलेट कर पाओगे कि कोई प्रोविजन को कहां पे उन्होंने इंसर्ट किया है, रूल में, सेक्शन में या किसी और तरीके से। पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 81 के। 81 इफेक्टिव हुआ 10th of November 2020 को। इसने क्या कहा, सेक्शन 97 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस एक्ट 2019 है उसका सेक्शन 97 क्या कहता है, वो सेक्शन 97 बेसिकली सेक्शन 39 ऑफ द CGST एक्ट को अमेंड कर रहा है। 39 क्या चीज का है, जीएसटी रिटर्न का, GSTR 3B का बेसिकली मैं कह सकता हूं मंथली रिटर्न। उसके सेक्शन में जो अमेंडमेंट हुआ था फाइनेंस एक्ट के थ्रू, उसको इफेक्टिव बनाया 10th of November। क्या अमेंडमेंट है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 वाला, और TDS सेक्शन 51 वाला, और TCS सेक्शन 52 वाला, इन लोगों को छोड़ के जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करेंगे, फॉर एवरी कैलेंडर मंथ, आप अगर गौर करेंगे इसके पहले जो लैंग्वेज थी वहां पे लिखा हुआ था फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, वो वर्ड जो पार्ट था ना वो पार्ट हटा दिया। क्या करेंगे, फर्निश ऑफ इनवर्ड आउटवर्ड ITC टैक्स पेबल टैक्स पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब, इसको इफेक्टिव बना दिया। दूसरा ये प्रोवाइजो, गौर कीजिएगा, प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में नोटिफाई सर्टेन क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ये जो लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन आई है उसमें ये भी बताया गया है क्वार्टरली वाला। यहाँ पे क्या डाला प्रोवाइजो में, अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है who shall furnish the return for every quarter subject to such condition and restriction as may be specified therein। ध्यान रखना, बाद के जो भी नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे उन सब में ये रेफरेंस आएगा
proviso to section 39 subsection 1, proviso to section 39 subsection 1 meaning thereby क्वार्टरली 3B की बात कर रहा है। सबसेक्शन 2 इसको भी इफेक्टिव बनाया गया। सेम कंपोजिशन के लिए बात करता है। A registered person paying the tax under composition shall for each financial year or part thereof उन्हें रिटर्न फर्निश करना है इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ टैक्स पेबल, टैक्स पेड एक्सेट्रा इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या चेंज हुआ है? पहले यहां पे डेट मेंशन थी 18th वाली जो ड्यू डेट थी ना कि 18 तारीख क्वार्टर खत्म होने के बाद बाय 18th रिटर्न हैज टू बी फर्निश्ड। वो जो ड्यू डेट एक्ट में मेंशन थी उसको कट किया और यहां पे लिख दिया इन सच फॉर्म, सच मैनर एंड सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अब नोटिफिकेशन ये बताएगा कि इसकी ड्यू डेट क्या है। सबसेक्शन 7 में भी चेंज हुआ है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 अदर देन द पर्सन रेफर्ड इन द प्रोवाइजो, इट मींस क्वार्टरली 3B, उसको हटा दिया। देखिए सर, हम बात करें सबसेक्शन 7 की, वो क्या कर रहे हैं? हर वो रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन जिसको 3B क्वार्टरली फाइल करना है, जिसको TDS की रिटर्न फाइल करनी है, जिसको GSTR 5 फाइल करना है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको हटा के जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है शैल पे द टैक्स नॉट लेटर देन द लास्ट डे ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न। बात करते हैं प्रोवाइजो भी। एक प्रोवाइजो को अमेंड किया और एक नया प्रोवाइजो लेके आए। क्या अमेंडमेंट है? मैंने आपको कहा था कि प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 मींस क्वार्टरली 3B, करेक्ट। Provided that every registered person furnishing the return under the proviso to subsection 1, that is quarterly 3B, shall pay the government the tax due taking into account inward, outward, ITC, tax payable, such other particular in such form, such manner, such time as may be prescribed. Notification issue कर दिया। पहला जो ये आपको राइट साइड में बॉक्स में कट दिख रहा है, ये पहले वाला प्रोवाइजो था। मेन बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, और पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ, ये वर्ड मालूम है हम कई बार यूज करते थे। हम ये कहते थे कि जब सेक्शन परमिट कर रहा है, जब सेक्शन परमिट कर रहा है कम अमाउंट पे करके भी मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं, बट आपका जीएसटी पोर्टल नहीं अवेलेबल, नहीं अलाउ कर रहा। इन दैट केस लिटिगेशन वर इन आवर फेवर। यहां पे क्या किया, जो पार्ट वाला वर्ड है, अगर आप गौर करोगे यहां पे पार्ट वाले वर्ड को रिमूव कर दिया है। ये नया प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ है। ये सबसेक्शन 2 की बात कर रहा है, मतलब कंपोजिशन लेवी की बात कर रहा है। वो भी जितनी टर्नओवर है, इनवर्ड सप्लाई, टैक्स पेबल, सच अदर पर्टिकुलर ड्यूरिंग द क्वार्टर, वो कंसीडर करके पे कर देंगे इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये तो वह पहला नोटिफिकेशन। अब मैं बात करता हूं नोटिफिकेशन नंबर 82 की। इसने रूल में अमेंडमेंट किया। रूल 59 बेसिकली क्या कहता है, GSTR 1 के बारे में बात करता है। रूल 59 हमें फॉर्म एंड मैनर टू फर्निश द रिटर्न, जो GSTR 1 है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन other than OIDAR required to furnish GSTR 1 either monthly or quarterly depending upon the turnover। ये बात हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रिपीट कर रहा हूं आपको, मैं ये वापस कंफर्म कर रहा हूं कि रूल 59 में ये अमेंडमेंट हुआ है। क्या अमेंडमेंट हुआ है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार फास्टली हम रीड करेंगे तो हमारा ये मैटर क्लोज हो जाएगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने 3B क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन ऑप्ट किया है, वो क्या करेंगे, शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ द सच आउटवर्ड सप्लाई टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। हमने बात किया था ना IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसमें कौन सा डिटेल जाएगा, B2B का डिटेल।
कहां पे लिखा? रूल 59 सब रूल 2 में अमेंडमेंट हुआ है। रूल 59 सब रूल 2 में अमेंडमेंट हुआ है। क्या करेंगे वो? फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर अप टू 50 लाख आईएफएफ के माध्यम से इनवॉइस को ऐड करेंगे और टिल 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 59(3) क्या कहता है? थर्ड मंथ जो है जिसमें GSTR1 फाइल करना है, उसमें जो ये 59(2) जो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ हम पे कर चुके हैं उसे वापस ऐड नहीं करना है। ये बात सब रूल 3 में कही गई है। सब रूल 4 एंड सब रूल 5 की बात करते हैं। फर्निश थ्रू आईएफएफ, जो मैं आईएफएफ के माध्यम से ऐड करूंगा डिटेल, उसमें क्या इंक्लूड होगा? इनवॉइस वाइज डिटेल इंटर या इंट्रा बट टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। दूसरा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट ड्यूरिंग द मंथ फॉर द प्रीवियस इनवॉइस। ड्यूरिंग द मंथ अगर मैंने कोई इनवॉइस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू किया है जो कि पर्टेन कर रहा है पीछे वाले महीने से, तो वो भी मैं ऐड करूंगा। GSTR1 ऑल B2B, all B2C, consolidated B2C small, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट फॉर द प्रीवियस इनवॉइसेस। जैसा GSTR1 अभी फाइल करें वो सारी इंफॉर्मेशन मैं ऐड करूंगा, बट आईएफएफ में जो ऐड करूंगा इंफॉर्मेशन वो मैं कौन सी करूंगा? B2B की अप टू 50 लाख पर मंथ है। 50 लाख पर मंथ है, दोनों मंथ का कंसोलिडेशन नहीं है। 50 लाख एक पहले महीने में और मैक्सिमम 50 लाख दूसरे महीने में। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वो भी B2B के ट्रांजैक्शंस वाले। हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन 82 की, जिसने रूल को अमेंड किया। अभी तक हमने कौन सा रूल पढ़ा? रूल 59 जो GSTR1 की बात करता है। अब हम बात कर रहे हैं रूल 60 जो किसकी बात कर रहा है? सर, फॉर्म्स एंड मैनर ऑफ असर्टेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। एक मिनट। हाँ, GST ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 है, ये मेरे सब रूल है। रूल 60 का सब रूल 1, सब रूल 2 3 4 5 6। जो आउटवर्ड सप्लायर फाइल करेगा या तो GSTR1 में, अब वहां पे वर्ड IFF भी ऐड हो गया, मतलब या तो GSTR1 में या IFF के माध्यम से जो भी वो सप्लायर ऐड करेगा दैट विल बी अवेलेबल इन 2A और 4A और 6A। 4A किसके लिए? कंपोजिशन के लिए, और 6A किसके लिए? वो ISD वाले के लिए। रेसिपिएंट के पार्ट ए में दिखाई देगा। अब मैं सब रूल 2 की बात कर रहा हूं। अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जिसने कौन सा रिटर्न फाइल किया है? GSTR5, वो भी रेसिपिएंट के 2A में दिखाई देगा। अगर कोई सप्लायर ISD है जिसने GSTR6 फाइल किया है, वो पार्ट बी में दिखाई देगा रेसिपिएंट के। नेक्स्ट, अगर TDS या TCS है जिसने GSTR7 या TCS है तो GSTR8 फाइल किया है, वो भी डिटेल दिखाई देगी, पार्ट सी में दिखाई देगी। और पार्ट डी क्या चीज की बात कर रहा है? इंपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम ओवरसीज या फ्रॉम SEZ। अब ये इंफॉर्मेशन भी पार्ट डी में अवेलेबल है ऑफ GSTR2A। पहले ये इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है। ये स्लाइड मैं आपकी एक सेपरेट PPT है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि टाइम है मेरे पास में, तो उसका डिस्कशन जो 2A से और 2A से और ITC से रिलेटेड है उसका डिस्कशन मैं सेपरेट स्लाइड में करूंगा, अलग प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। सब रूल 7 की बात कर रहा हूं। Auto drafted statement containing the details of the ITC shall be made available to the registered person in 2B for every month। क्या क्या पीरियड का डिटेल 2B में आएगा इसका हम डिस्कशन करते हैं। The details of the outward supply furnished by the supplier other than the supplier required to furnish the GSTR3B on quarterly basis between the date। अब गौर कीजिएगा,
मैं कोई भी मंथ की बात कर रहा हूं, रिसिपिएंट को वो कब दिखाई देगा? बिटवीन द डेट इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ GSTR1 फॉर द प्रीवियस मंथ टू द ड्यू डेट ऑफ द GSTR1 फॉर द करंट मंथ। एग्जांपल लेता हूं, मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूं मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूं। अक्टूबर, मान लो अभी टू बी का जो कॉन्सेप्ट है, अक्टूबर का टू बी मैं देखूंगा। पहला बात, अक्टूबर का टू बी जब भी मैं देखूंगा वो 12 तारीख के बाद दिखाई देगा, 12 नवंबर, 12th ऑनवर्ड दिखाई देगा, 12 के बाद नहीं, 12th ऑनवर्ड दिखाई देगा। पर वो जो मेरा अक्टूबर का होगा उसमें कौन सी डिटेल आएगी, कौन कौन से इनवॉइस की डिटेल आएगी? सर, हर वो सप्लायर जिसने GSTR1 चाहे कोई सा भी पीरियड का हो, फर्क नहीं पड़ता, वो जनवरी का फाइल कर रहा है, वो फरवरी का फाइल कर रहा है, वो अक्टूबर का फाइल कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। 2B में डेट ऑफ फाइलिंग इंपॉर्टेंट है, 2B में डेट ऑफ फाइलिंग इंपॉर्टेंट है। हर वो सप्लायर, कौन सा है करंट मंथ, हम 2B कौन से महीने का देख रहे हैं? सर अक्टूबर का देख रहे हैं। अक्टूबर का 2B कब देखेंगे आप? 11 तारीख के बाद, 11 नवंबर के बाद। उसमें कौन से इनवॉइस आएंगे? सर अक्टूबर से पीछे वाले महीने में चले जाइए, कौन सा था? सितंबर, उसका GSTR1 का ड्यू डेट सर 11th, तो 11 तारीख के बाद मतलब 12th ऑफ अक्टूबर से लेके 11th ऑफ नवंबर तक, 12th ऑफ अक्टूबर से लेके 11th ऑफ नवंबर तक जिस भी महीने का GSTR1 फाइल किया है वो सारी डिटेल, वो सारे इनवॉइसेस आपको अक्टूबर के 2B में रिफ्लेक्ट होंगे। सेम एप्लीकेबल फॉर IFF, सेम एप्लीकेबल फॉर IFF। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जिस महीने का 2B देख रहे हैं उसके पीछे वाले महीने का क्या ड्यू डेट था, से फॉर एग्जांपल 11th, और IFF तो आई कैन से 13th, तो वो ड्यू डेट के बाद मतलब करंट मंथ का जो भी आ रहा है 13 अक्टूबर या 11 अक्टूबर, उसके बाद कहां तक? अगले महीने की ड्यू डेट तक। तो ये करंट मंथ है अक्टूबर, इसका ड्यू डेट क्या है? से 11 और 13, उस पीरियड तक जिसने भी GSTR1, जिसने भी इनवॉइस IFF के माध्यम से ऐड किए वो सारे रिफ्लेक्ट होंगे 2B में। The details of the invoice furnished by the non-resident taxable person in GSTR 5 और 6 की मैं बात एक बार छोड़ देता हूं। फॉर द फर्स्ट मंथ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं सब रूल 8 की बात कर रहा हूं। सब रूल 8 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। कहने का मतलब GSTR 2B का जो लीगल बैकिंग का बात होता था कि सर ये 10 नवंबर के पहले, ये 10 नवंबर के पहले हम ये स्ट्रांगली कह सकते थे 2B एक रिक्वायरमेंट है बट लॉ में मेंशन नहीं है, कहीं पे भी रिक्वायरमेंट एज पर द लॉ नहीं थी। लेकिन 10 नवंबर ऑनवर्ड नाउ वी कैन से आफ्टर एडिंग द रूल 60, सब रूल 7 एंड सब रूल 8, नाउ द 2B हैज द लीगल बैकिंग। once the 2B has the legal backing it means जो हम अब 20 तारीख को GSTR 3B फाइल करेंगे, कौन से महीने का? अक्टूबर का। हमें ITC की जो एलिजिबिलिटी है वो 2B के माध्यम से चेक करनी है। क्लियर? न्यू रूल ऐड हुआ, न्यू सब रूल 61, सब रूल 6, ये नॉर्मल है। जो अभी हम बात करते थे स्टैगर्ड मैनर 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख जो हम बात करते थे वो हर बार नोटिफिकेशन में आती थी। हर बार जब भी 3B का नोटिफिकेशन आता था तो वहां पे ये 2 पैरा ऐड होते थे। अब रूल 61 में जो भी अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग अब 61 सब रूल 6 में उन्होंने प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया और वो स्टेट के नाम जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के हैं वो यहीं पे लिख दिया, और स्टैगर्ड मैनर की जो ड्यू डेट थी भाई 22 तारीख और 24 तारीख, 2 प्रोवाइजो यहां पे इंसर्ट हो गए। नया रूल 61 कैपिटल ए, नया रूल 61 कैपिटल ए।
पहले नहीं था, ये अभी ऐड हुआ है। क्या बात करता है, एक बार पढ़ लेते हैं, 1 पेज का है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड टू फर्निश द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस, वही 39(1) का प्रोवाइजो। उन्हें अपनी प्रेफरेंस इंडिकेट करनी पड़ेगी किस पीरियड में, वही जो पीरियड हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट पीछे वाले क्वार्टर का सेकंड मंथ का फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ, करंट वाले क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डे, इसके बीच में हमने क्या पीरियड पढ़ा था, जुलाई टू सितंबर, कोई भी महीना मान लो, कोई भी क्वार्टर है, उसमें अगर मुझे ऑप्ट करना है तो क्या पीरियड है ऑप्ट करने का, पीछे वाला क्वार्टर अप्रैल टू जून, सेकंड मंथ का फर्स्ट डे, इट मींस फर्स्ट ऑफ मई टू करंट क्वार्टर का पहला महीना जुलाई, उसके लास्ट डे, मतलब 1 मई से 31 जुलाई। पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझा था, अब मैं आपको बता रहा हूं ये कहां लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, ये कंटिन्यू फाइल करते रहेंगे रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस अनलेस द सच रजिस्टर्ड पर्सन बिकम इनएलिजिबल रिटर्न, वो टर्नओवर के कारण हो सकता है, तो जब तक वो इनएलिजिबल नहीं होता या खुद ऑप्शन को अमेंड करके नया ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता, दो चीजें, या तो मैं इनएलिजिबल हो जाता हूं तो मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, या मैं ऑप्शन को ही चेंज कर लेता हूं। करेक्ट। प्रोवाइडेड दैट registered person shall not be eligible to opt quarterly in case the last return done on the date of exercise has not been furnished. This point has also been explained, has also been discussed that जितने भी ड्यू हैं returns on the date of exercising the option, वो सारे ड्यू रिटर्न फाइल होने चाहिए। नेक्स्ट 61 कैपिटल ए सब रूल 2, ए रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर शैल ऑप्ट मंथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब अभी करंट क्वार्टर में अगर मेरी 5 करोड़ से एक्सीड हो गई है तो मैं नेक्स्ट मंथ में जो नेक्स्ट क्वार्टर का पहला मंथ है वहां से मेरे लिए ऑप्शन खत्म हो जाएगा और मुझे मंथली फाइल करना पड़ेगा। एक 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और हम कोई क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट के तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं। कुछ पॉइंट आया है कि शायद हैंड किसी ने रेज किया है। ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन इफ एनीबडी हैज द एनी क्वेश्चन प्लीज लेट अस नो। 2 मिनट का शॉर्ट ब्रेक है। नहीं, हैंड रेज किया हुआ था लेकिन आई थिंक उन्होंने खुद ही। ओके, सो एनीवन, एनी पार्टिसिपेंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इधर यू कैन रेज योर क्वेरी इन Q&A सेक्शन और आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। अच्छा, Q&A सेक्शन में अरुण जी है एक क्वेरी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, नो इट्स नॉट अ क्वेरी। यस, अवेलेबल होगी पीओ जी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी देयर। नहीं, क्वेरी है नहीं कुछ, है ना? ठीक सर, वी कैन टेक। यस सर, यस सर, टेक इट फर्दर, है ना? ठीक है सर। हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 83 की। देखो 82 रूल का अमेंडमेंट था, इसने रूल 59 जो GSTR 1 के बारे में बात करता है, रूल 60 जो इनवर्ट सप्लाई की बात करता है, 61 एंड एक नया रूल 61 कैपिटल ए इंसर्ट किया गया। जितने भी ये QRMP स्कीम के ऑप्शन थे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए 83 की बात कर रहे हैं। GSTR 3B, अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया है तो GSTR 1 आपको 11 की जगह वो IFA वाला 13 तक फाइल करना है, दैट्स इट। छोटा सा बात था 83 में। 84 भी काफी सिंपल है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्लस
आपने 61A के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ऑप्ट करने की बात कर रहा है वो आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया है, तो आपको फर्निश द रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर एंड पे द टैक्स ड्यू एवरी मंथ। मतलब QRMP, आपको रिटर्न क्वार्टरली, टैक्स मंथली पे करना है। बट दो कंडीशन है। क्या है दो कंडीशन? और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ने इफेक्टिव डेट क्या बताई? 1 जनवरी। क्या है दो कंडीशन? जितने भी रिटर्न हैं जो एक्सरसाइजिंग द डेट ऑफ द एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन हैज बीन फर्निश्ड एंड वेयर द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज वंस, तो जब तक रिवाइज नहीं करता यही कंटिन्यू रहेगा। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है या तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में या पीछे वाले क्वार्टर्स में मिला के, आइदर ऑल द क्वार्टर जितने भी कंप्लीट हुए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, देन वी कैन से जो QRMP स्कीम है उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है, और फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ सक्सेडिंग क्वार्टर, जो क्वार्टर अगला वाला आएगा उसके पहले महीने से हमें मंथली में फाइल करना होगा अपना रिटर्न्स। डीम्ड ऑप्शन ये ऑलरेडी पढ़ चुके, बट फिर भी एक बार वापस रीड कर लेते हैं। जो एनुअल जो एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, GSTR 1 क्वार्टरली, in that case what is the deeming fiction? Deeming option automatically quarterly। वहीं मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है बट मैंने GSTR 1 मंथली ऑप्ट किया, इन दैट केस ऑटोमेटिक ऑप्शन कौन सा होगा? मंथली। थर्ड ऑप्शन GSTR 1 मेरा क्वार्टरली है मान लो, सॉरी रिटर्न मेरा जो जा रहा है अभी मंथली जाएगा, क्यों? आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है बट अप टू 5 करोड़, तो एज पर द करंट सिस्टम यू आर फाइलिंग ऑन क्वार्टरली, नो मंथली। ठीक है, इन दैट केस व्हाट वुड बी द डिमिंग ऑप्शन? यहां पे डिमिंग ऑप्शन आपको क्वार्टरली मिलेगा, क्यों? टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। डिफॉल्ट ऑप्शन जो आ रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। क्या पीरियड है? 5 दिसंबर से 31 जनवरी। मैं बात कर रहा हूं नोटिफिकेशन नंबर 85 की, 35% टैक्स पेमेंट। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या था। डिपॉजिट हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, कितना परसेंट? 35%। 35% किसका? अगर पीछे वाला ऑप्शन क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो तीनों महीनों का जो टैक्स मैंने जमा करवाया है उसका 35%, पीछे वाले क्वार्टर का रिटर्न फाइलिंग मेथड मंथली था तो इक्वल टू द टैक्स पेमेंट, और 100% ऑफ द टैक्स हमें पे करना होगा। ये पहले वाले 2 महीने के लिए सेम मेथोडोलॉजी होगा पे करने का। अगर मेरे पहले महीने में या सेकंड महीने में कुमुलेटिव अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर प्लस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं और सफिशिएंट है, क्या चीज का सफिशिएंट है? जितनी मेरी लायबिलिटी आती है, मैं मान ले तो फिक्स सम मेथड तो 35% के अकॉर्डिंग, तो मेरे कैश लेजर प्लस क्रेडिट लेजर में दोनों को मिला के अमाउंट सफिशिएंट है तो मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ये बात कर चुका हूं कि जितने भी रिटर्न है वो आपका कंप्लीट फाइल होना चाहिए। नोटिफिकेशन 86, इसने सिर्फ जो 76 था उस नोटिफिकेशन को रेस्काइंड किया। क्या था नोटिफिकेशन 76? जो मंथली 3B की डेट बात करता था अक्टूबर से लेके मार्च 21 तक, क्योंकि अब तो क्वार्टरली आ जाएगा ना 3B जनवरी से, इसके लिए उसको रेस्काइंड कर दिया। बहुत छोटा नोटिफिकेशन है, 87 नंबर। उसने टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया ITC 04, जुलाई से सितंबर ITC 04, इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया। नोटिफिकेशन नंबर 88 लास्ट नोटिफिकेशन है। उसके बाद हम दूसरा प्रेजेंटेशन जो डिस्कशन वेबिनार का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम शिफ्ट करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 88 क्या किया इसने? आपको ध्यान होगा नोटिफिकेशन नंबर 13 जो 21 मार्च को इश्यू हुआ था, जिसने ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किया था फॉर टर्नओवर ग्रेटर देन 500 करोड़, उस 500 करोड़ को अमेंड करके 100 करोड़ कर दिया, और इसकी इफेक्टिव डेट क्या है? 1 जनवरी 2020।
कहने का मतलब 1 जनवरी 2021 समझिएगा, सॉरी टाइपिंग एरर है। 1 Jan 2021 ऑनवर्ड नेक्स्ट ईयर से क्या हो जाएगा सर, ई इनवॉइसिंग वुड बी एप्लीकेबल फॉर टर्नओवर ग्रेटर देन 100 करोड़। सो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं दूसरे पार्ट में आता हूं। अब हम बात कर रहे हैं 2A 2B का लिंकिंग और थोड़ा बहुत आईटीसी के रिगार्ड में, थोड़ी बहुत आईटीसी के रिगार्ड में और एनुअल रिटर्न के रिगार्ड में भी हम बात करेंगे। ये रिटर्न डैशबोर्ड है। मैं बात कर रहा हूं रिटर्न डैशबोर्ड। मैंने फाइनेंशियल है कोई भी सेलेक्ट किया, जब भी कोई मंथ सेलेक्ट करता हूं उसके बाद जब मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूं तो हमको मालूम है कि वहां पे GSTR1 आता है, GSTR3 भी आता है और 2 ऑटो ड्राफ्टेड आती है डिटेल। कौन सी? 2A एंड 2B विच यू कैन डाउनलोड इन एक्सेल। 2B अगर आप से फॉर एग्जांपल मैंने ये 8 तारीख को क्लिक किया तो 8 तारीख को क्या मैसेज आएगा? GSTR2B shall be available only after the cut off date, that is 11th of November। ये जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये 8 नवंबर का है, 11 से पहले लिया, ठीक है। सो क्या हुआ, मतलब जो अक्टूबर मंथ का 2B है वो 11 नवंबर के बाद अवेलेबल होगा, तो मैंने उसके पहले दिया तो ये आपको रेड मैसेज में अलर्ट मैसेज ये शो करेगा। चलो सर, मैंने सितंबर मंथ को क्लिक किया तो ये 2B डाउनलोड हो गया। क्या आता है 2B, कैसा होता है 2B? अगर आप 2B की बात करेंगे, हाँ एक बात और, 2B का फॉर्म वही नोटिफिकेशन जो रूल को अमेंड किया वहां पे 2B का फॉर्मेट भी फिक्स हो चुका है। मतलब नाउ द GSTR 2B का फॉर्मेट इज मेड अवेलेबल इन द लॉ इन द नोटिफिकेशन। ITC अवेलेबल एंड ITC नॉट अवेलेबल। देखो यहाँ पे 4 सेक्शन को आप गौर कर सकते हैं। एक समरी है, एक ऑल टेबल है, एक ITC अवेलेबल है, एक ITC नॉट अवेलेबल है। अभी मेरा जो क्लिक है वो ITC अवेलेबल और समरी टैब पर क्लिक है। यहां पे कट ऑफ डेट की बात की गई है। अगर मैं मान लो मंथली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर का 2B देखना है। अक्टूबर के 2B में कौन से इनवॉइसेज आएंगे? सर कोई सा भी GSTR1 जो फाइल हुआ है करंट मंथ के, जो अक्टूबर है, पीछे वाले महीने का जो ड्यू डेट आ रहा है 11 को खत्म हो गया, तो 12 अक्टूबर से नेक्स्ट मंथ के ड्यू डेट तक, करंट मंथ के ड्यू डेट जो कि नेक्स्ट मंथ में फॉल कर रहा है, कौन सा डेट है? 11th। सो 12 अक्टूबर से 11 नवंबर जो रिटर्न, जो GSTR1 इस पीरियड में फाइल हुए हैं उस पीरियड का डिटेल्स वहां पे अवेलेबल होगा। GSTR2B ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है और द स्टेटमेंट विल इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द ITC टू द रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईच डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द सप्लायर। एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। स्टैटिक और डायनेमिक क्या फर्क है इसमें? स्टैटिक और डायनेमिक क्या फर्क है और 2B की रिक्वायरमेंट क्या थी? 2A क्या सफिशिएंट नहीं था? सर नहीं सफिशिएंट था। रीजन क्या है? रीजन क्या है सर? 2A हर बार अपडेट होता है, हर बार अपडेट होता है। जैसे ही मान लो मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूं, अक्टूबर का मैं 2A देख रहा हूं, 11 तारीख ड्यू डेट तक फाइल कर दिया तो भी 2A में आएगा। 12 तारीख को अक्टूबर मंथ का 3B GSTR1 फाइल किया तब भी वो सेम मंथ का 2A अपडेट होगा। ये प्रॉब्लम थी, फिक्स नहीं था, हर बार चेंज होता था। तो हम क्या करेंगे? बीइंग ए रेसिपिएंट हम ITC लेंगे तो कौन से डेट का 2A डाउनलोड करें?
ऑब्वियसली एक सर्कुलर था, जिस सर्कुलर ने हमें एक्सप्लेन किया था सारा प्रोसेस, वहां पे लिखा हुआ था ड्यू डेट, वहां पे लिखा हुआ था ड्यू डेट। इसका मतलब जीएसटीआर 1 का जो ड्यू डेट है दैट वुड बी 11th, तो हमें 11th की मिडनाइट का 2A रखना है, क्योंकि 12 को फिर चेंज हो जाएगा, 13 को फिर चेंज हो जाएगा। उस मंथ का 3B फाइल करने के लिए हमें 2A कब का चाहिए? 11 का। एंड वी ऑल नो that earlier the date of filing the GSTR1 was not coming in the 2A. अब तो 2A में वो भी आपका ऑप्शन ऐड कर दिया, 2A में वो भी आपका ऑप्शन ऐड कर दिया, ठीक है। तो 2B क्या हुआ? 2B एक पर्टिकुलर डेट के बाद होगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। अक्टूबर 11 नवंबर के बाद चाहे 12 तारीख को आप डाउनलोड करो, 15 को करो या 25 को करो, ये चेंज नहीं होगा। उन्होंने टाइम पीरियड जो GSTR1 का फाइल किया है बिटवीन 12th to 11th, वो डेटा अवेलेबल होगा उस 2B में। छोटा सा क्वेरी आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप रिवर्ट कर पाए दैट वुड बी अप्रिशिएबल। मान लो मैं सितंबर 20 की बात कर रहा हूं और सितंबर 20 का रिटर्न मैंने फाइल किया 11th ऑफ अक्टूबर में, ये कौन से 2B में अपडेट होगा? सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में? रिपीट करता हूं, मैंने सितंबर 20 का रिटर्न 11th ऑफ अक्टूबर को फाइल कर दिया। तीनों एग्जाम्पल में मैं GSTR1 सितंबर की बात कर रहा हूं, इसलिए 2A तो हमेशा सितंबर में ही अपडेट होगा। हमारा क्वेश्चन है 2B कब अपडेट होगा? क्या मैंने ड्यू डेट तक फाइल कर दिया? यस, तो ये सितंबर के मंथ में ही अपडेट होगा, तो ये सितंबर मंथ में ही अपडेट होगा। सेकंड, अगर मान लो GSTR1 जो मैंने फाइल किया है, जो GSTR1 मैंने फाइल किया है, मान लो 10th ऑफ नवंबर को फाइल किया है, सितंबर 20 की बात कर रहा हूं, बट 10th ऑफ नवंबर को फाइल किया है, सितंबर का 2B, अक्टूबर का 2B या नवंबर का 2B? एब्सोल्युटली यस सर। 11th ऑफ अक्टूबर के बाद, मतलब 12th ऑफ अक्टूबर से लेके नेक्स्ट मंथ के 11 तक जो भी फाइल करोगे वो आपके अक्टूबर में आएगा। कहने का मतलब सेकंड केस और थर्ड केस दोनों ही अक्टूबर के 2B में अपडेट होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ये स्लाइड आपको बताएगी 2A और 2B का डिफरेंस क्या है, 2A और 2B का डिफरेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट है, जब 2A की बात करता हूं तो कौन सा GSTR1, कौन से टैक्स पीरियड का GSTR1 फाइल करें ये इंपॉर्टेंट है, कब फाइल कर रहे हैं इररिलेवेंट है। कौन से टैक्स पीरियड का GSTR1 फाइल कर रहे हैं ये रिलीवेंट है, और कब फाइल कर रहे हैं ये इररिलेवेंट है। किसके लिए? 2A के लिए। जस्ट रिवर्स द सिचुएशन, कौन से टैक्स पीरियड का GSTR1 फाइल कर रहे हैं इररिलेवेंट है, कब फाइल कर रहे हैं ये रिलीवेंट है। कहने का मतलब अगर मैं 2A सितंबर मंथ के 2A की बात करता हूं, जब सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR1 फाइल करेंगे सप्लायर, मेरा 2A अपडेट होता रहेगा, भले वो ड्यू डेट में करो या ड्यू डेट के बाद में। नाउ 2B, मेरा 2B GSTR1 कोई से महीने का फाइल करो, बट 12 से लेके 11 तक फाइल किया तो जाके मेरे करंट मंथ में अपडेट होगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। सो बेसिकली आई कैन से द GSTR1 tax period relevant for 2A, when it is being filed irrelevant for 2A. Situation is vice versa for 2B.
GSTR 2B का बेस क्या है? GSTR 1 है, GSTR 5 है या GSTR 6 है? ITC जो कि इनवॉइस अपीयर हो रहा है, एब्सोल्युटली। और यहां पे उन्होंने बोला सेल्फ असेसमेंट। ये उन्होंने एक कहा कि GSTR 5 और 6 जो रिटर्न फाइलर कर रहे हैं और आपको जो ITC लेना है, यहां पे आप सेल्फ असेसमेंट के बेस पर ITC ले सकते हो। यहां पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूंगा। अगर मैं 2B की बात करता हूं तो यहां पे 2B में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी? सर B2B के ट्रांजेक्शन आएंगे, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स आएगा, इंपोर्ट ऑफ द SEZ आएगा। मैं बात करता हूं क्या RCM का ट्रांजेक्शन आएगा? क्या RCM का ट्रांजेक्शन आएगा? क्या रिवर्स चार्ज का ट्रांजेक्शन आएगा? चलो मैं क्वेश्चन को बोलता हूं, मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा हूं। मेरा पहला पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज। क्या वो ट्रांजेक्शन 2B में आएगा? नो, नो। अब मैं डोमेस्टिक RCM की बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक RCM माइट बी जहां पे ट्रांसपोर्टर मुझे सर्विस देता है, GTA, तो क्या वो ट्रांजेक्शन 2B में आएगा? मैं ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा हूं, मैंने GTA से सर्विस अवेल की, क्या वो 2B में आएगा? I have to divide in two part. I have to divide in two part. What is the two part? Sir, पहला part we have to see supplier is registered or unregistered. अगर GTA registered है तो वो ट्रांजेक्शन मेरे 2B में आएगा, अगर वो unregistered है तो कभी नहीं आएगा। I hope am I right? अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और उसने रिवर्स चार्ज ऑप्ट किया है, मतलब टैक्स मैं पे करूंगा, तो जीटीए को तो GSTR 1 फाइल करना है ना। वहां पे एक टेबल है, टेबल 4B, टेबल 4B, वो तो स्पेसिफिकली इसी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने के लिए बनाई है, जहां पे टैक्स GSTR 1 जो फाइल सप्लायर है वो नहीं पे करेगा, वहां पे वो एक चेक बॉक्स टिक करता है कि द टैक्स विल बी पेबल बाय द रिसिपिएंट। तो ऐसे ट्रांजेक्शन मेरे 2B में आएंगे, वो जरूर चेक कर लेना कि क्या आपने उतना RCM तो पे करवाया है ना उस क्लाइंट का। ठीक है, यस प्लीज, तानवी जी ने शायद हैंड रेज किया है, आप बताएं क्वेश्चन क्या है, या आप अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। इट वाज माय मिस्टेक, फाइन, फेयर एनफ, नो इश्यू, नो इश्यू, नो इश्यू, नो इश्यू। ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ये छोड़ देते हैं हम लोग, कब ये 2B का बात हुआ है। टेबल वाइज डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं GSTR 2B का। ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल। ITC अवेलेबल में कितने पार्ट हैं? सर 5 पार्ट है। पार्ट ए के अंदर 4 और पार्ट बी के अंदर 1 अदर्स। अगर आप देखेंगे ऑल अदर ITC कहां से लिंक है? ये टेबल 4A5, ये किसकी बात हो रही है? सर GSTR 3B की बात हो रही है। इनवर्ट सप्लाई फॉर्म ISD सारी 3B की बात हो रही है। यहां से इंटरलिंकिंग होगा सर, यहां से इंटरलिंकिंग होगा, यहां से डेटा अभी आपके पास में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। जब भी हम 3B फाइल करते हैं, यू कैन डाउनलोड द PDF बाय विच यू कैन सी। थोड़े टाइम बाद ये ऑटो पॉपुलेट होगा। ऑल अदर ITC जो है वो 4A5 की है। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD 4A4 की। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहां पे गौर कीजिए 3.1.D प्लस 4A3। क्यों है 3.1.D? क्योंकि इनवर्ड ट्रांजेक्शन में रिसिपिएंट फर्स्ट ही विल पे द टैक्स एंड देन ही विल टेक द ITC। तो क्या हुआ? 3.1.D एंड 4A3। अब एक क्वेश्चन और आता था, सर क्या मैं सेम मंथ में ITC ले सकता हूं या मैं अगले महीने में लूंगा? आंसर वाज सेम मंथ।
एंड यू कैन सी द पोर्टल मैकेनिज्म ऑल्सो। ये आपका जो ट्रांजेक्शन है वो दो जगह सेम मंथ में रिफ्लेक्ट करेगा। कौन कौन सी दो जगह? 3.1.D प्लस 4A3, मतलब आपकी लाइबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है और आपको आईटीसी भी दे रहा है सेम मंथ, बिकॉज वी ऑल नो दैट इफ अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड इन 3B 3.1.D unless and until I will pay, I cannot file 3B। कहने का मतलब क्या हुआ? आपने टैक्स पे किया है, उसके बाद ही आप आईटीसी ले रहे हैं। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। पहले डाउट था कि इंपोर्ट ऑफ द गुड्स का ट्रांजैक्शन 2B में आ रहा है या नहीं आ रहा। इनिशियली इट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग। मैंने ये अक्टूबर में डाउनलोड किया है, बाय 8 अक्टूबर का डाउनलोड किया, बाय 8th of November समथिंग, सॉरी सितंबर का डाउनलोड किया 8th of November। इट इज अवेलेबल। So now we can see the import of the goods transaction are also appearing in 2B। सर कुछ आवाज आ रही है? कोई क्वेश्चन? फाइन। आईटीसी रिवर्सल, अदर्स में अगर आपकी कोई इनएलिजिबल है आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कहां से रिफ्लेक्ट होगा? ये क्रेडिट नोट के बेस पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर सप्लायर ने कोई जीएसटी का क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो ये मेरे पास में आएगा। बाकी कई सारे रीजन हो सकते हैं। ऑल टेबल एंड आईटीसी नॉट अवेलेबल हम बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं, देखो पीछे वाली टेबल में आपने समराइज्ड वे में 2B को देखा, वहां पे एक बटन है एक्सपेंड ऑल, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन सी द सप्लायर वाइज और डॉक्यूमेंट वाइज ऑल्सो। कंसोलिडेशन, फिल्टरिंग, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है टू मेक इट यूजर फ्रेंडली। आप एक फील्ड देखना चाहते हैं, दो फील्ड को डिस्प्ले या हाइड करना चाहते हैं, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। रिकॉर्ड पर पेज कितना देखना चाहें, कोई स्पेसिफिक फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। supplier wise and document wise you can see, now you can see the supplier wise cumulative record कि भाई इस महीने में टोटल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने रिकॉर्ड है, वीआईआर दमन एंड ब्रदर्स के कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितनी टैक्सेबल वैल्यू और कितना टैक्स है क्यूमुलेटिव। अगर डॉक्यूमेंट वाइज देखना चाहें नेक्स्ट पेज पर आप इसमें इस टैब पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट वाइज भी आपको दिखाई देगा। नाउ अगेन ऊपर एक आता है ऑप्शन सेलेक्ट टेबल टू व्यू द डिटेल्स। यहां पे जितनी भी टेबल हैं जो अभी हम 1 by 1 बात कर रहे थे, आईएसडी उसका अमेंडमेंट, B2B उसका अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट उसका अमेंडमेंट, यहां पे आप फिल्टर करके सिर्फ उसी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। दीज टेबल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से दैट बिफोर फाइलिंग 3B यू शुड एनालाइज फर्स्ट। एक मोटा मोटी ओवरव्यू जरूर होना चाहिए। कंक्लूडिंग द 2B पार्ट, GSTR 2B has been divided in 4 table. GSTR 2B has been divided in 4 table. First GST number, दूसरा legal name trade name, तीसरा ITC available और चौथा ITC not available. ITC available part A, ITC reversal part B. इसका लिंकिंग समथिंग किया हुआ है। ITC not available, यहां भी part A और part B है। मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो 2B में आईटीसी नॉट अवेलेबल के पार्ट में रिफ्लेक्ट कर सकता है? ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो आईटीसी नॉट अवेलेबल के पार्ट में रिफ्लेक्ट करेगा? भाई सिस्टम को तो देख के मालूम नहीं चलेगा ना कि ये 17.5 का है, कोई फूड एंड बेवरेजेस का ब्लॉक क्रेडिट का है। नॉर्मली मेरे हिसाब से मालूम नहीं चलेगा। आई वांट टू आस्क एवरी पार्टिसिपेंट कि 2B को, सिस्टम को वो कौन सी डिटेल है जो वो यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा जिसको ये मालूम चल जाएगा कि ये आईटीसी नॉट अवेलेबल है। आई लाइक टू आस्क एवरीवन, गिविंग 1 minute टू एवरी पार्टिसिपेंट। यस, शंकर झा जी ने होटल के बिल की बात की है। पार्शियली करेक्ट, पार्शियली थोड़ा हमें समझने की जरूरत है इस चीज में कि क्या है।
मैं एक बार वेट करता हूं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़े और आंसर चाहिए मुझे, एक या दो। क्या सभी होटल बिल इनएलिजिबल है? क्या सभी होटल के बिल इनएलिजिबल है? मैं उसकी आईटीसी नहीं ले सकता। एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं और दिल्ली के किसी होटल में स्टे करके आया। यस, शंकर झा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैंने किसी दूसरे स्टेट में पे किया है तो मैं नहीं ले सकता। कैन आई फॉर्म द रूल? वेयर सप्लायर स्टेट and place of the supply are different from the recipient state. Where supplier state and the place of supply are different from my state, from recipient state. अब होटल का बिल परफेक्ट है, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मुंबई गया, मुंबई के होटल में स्टे करके आया, वो कौन सा टैक्स चार्ज करेगा? C+S। क्या वो 2B में नहीं आएगा? 100% आएगा 2B में, पर वो किस में आएगा? पार्ट 4 में आएगा। मैं आईटीसी नहीं ले सकता। सिमिलरली एक और पॉइंट आ सकता है, फॉर एग्जांपल 1920 का सप्लायर कोई रिटर्न अब फाइल कर रहा है आफ्टर 20th of October, then that part is also coming in the table 4. When ITC not available, 16/4 का टाइम लिमिट हो सकता है। ये होटल वाला एग्जांपल मेरे हिसाब से ये मैंने कंफर्म कर दिया। सप्लायर स्टेट ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी स्टेट ए में है, बट रिसिपिएंट स्टेट बी में है, तो ये वाला भी इनएलिजिबिलिटी क्रिएट कर सकता है। अब मैंने क्या लिखा है? सेल्फ असेसमेंट ऑफ आईटीसी रिवर्सल, मतलब हमेशा 2B हमें नहीं बताएगा कि कौन सी आईटीसी एलिजिबल नहीं है या कौन सी आईटीसी आपको रिवर्स करनी है। लाइक 17/5 सिस्टम को मालूम नहीं चल सकता, विद इन 180 डेज मैंने पे नहीं किया। रूल 4243 फुल्ली एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल, मैंने पहले रॉन्गली अवेल कर लिया, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। और कोई अदर रीजन। From my side, this discussion is completed. Now I am moving, the 2B discussion is completed. Now I am moving the 2A part, GSTR 2A. सर 2A की थोड़ी हिस्ट्री को चेक करते हैं। 2A क्या था, ये कब आया 2A? हम हर बार कहते हैं ये 9th of October 2019 को आया, उसके पहले नहीं था। सर था, ये फर्स्ट टाइम मालूम है कब दिखाई दिया था? एनुअल रिटर्न 17-18 का, जब हम आईटीसी की, सॉरी एनुअल रिटर्न नहीं, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा हूं, जो 16/4 के अकॉर्डिंग कोई भी साल की आईटीसी मैं कब तक ले सकता हूं? सर सितंबर मंथ का जो भी रिटर्न एंड ड्यू डेट था। लेकिन वी ऑल नो दैट 17-18 फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी को एक्सटेंड किया था। 17-18 की आईटीसी को लेने का जो टाइम लिमिट था ना, वो सितंबर की जगह मार्च किया था, बाय रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 2 डेटेड 31 दिसंबर 2018। वहां पे कंडीशन थी, हो सकता है आपने गौर की है या हो सकता है इग्नोर भी किया होगा प्रोबेबली। क्या कंडीशन थी? बोलता है अगर आप बीइंग ए रेसिपिएंट आप आईटीसी नहीं ले पाए हैं सितंबर मंथ तक और बाद में आप ले रहे हैं, मतलब 6 महीने का जो एक्सटेंशन मिला आप ले रहे हैं, तो ये आप तभी ले सकते हैं जब सप्लायर ने वो इनवॉइसेस अपलोड किए हैं GSTR 1 में, by which you can see in the GSTR 2A, meaning thereby the first time the requirement of the 2A was introduced on 31st December 2018 itself. Second, उसके बाद मैं अमेंडमेंट एक्ट 2018 की बात कर रहा हूं। वो कब आया था? सर सेक्शन 43 कैपिटल ए, जो कि 1 फरवरी 19 से इफेक्टिव हुआ था। आ तो अगस्त 2018 में गया था, बट उसकी इफेक्टिव डेट कब से एप्लीकेबल है? ये 1 फरवरी 19 से नोटिफाई हुआ था। वहां पे सेक्शन 43 कैपिटल ए बनाया, लेकिन उसको आज तक इफेक्टिव नहीं किया गया। वहां पे वो 2A की या सम 20% की बात करता था।
Third, which we are referring in current position, in current situation, in current time, Rule 36(4) from 9th of October 2019. ये वो पैरा है जो सेकंड रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टी ऑर्डर के थ्रू था। ठीक है, ये वो सेक्शन 43 कैपिटल है, बट ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। ये 36(4) है जो पहले 20% की बात करता था, अब 10% की बात कर रहा है फ्रॉम 1st of Jan 2020। ठीक है, ये 2A का स्क्रीनशॉट है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए B2B इनवॉइसेस, और उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ B2B इनवॉइसेस, डेबिट और क्रेडिट नोट और उसका अमेंडमेंट। पार्ट बी में ISD का क्रेडिट आता है, पार्ट सी में TCS और TDS का क्रेडिट आता है, और पार्ट डी में इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन का डिटेल आता है। ये 4 पार्ट है। पहले ये पार्ट डी का जो डिटेल है ना, ये नहीं आता था, अब रिफ्लेक्ट होने लग गया। Now these field are newly added in the 2A, the GSTR1 file or not, status yes or no, earlier it was not there। डेट भी आ रही है और कौन से पीरियड का फाइल करा वो भी आ रहा है। Now if these details are there, we can identify which GSTR1 has been filed within the due date। एक बात और कहता हूं, अभी जो आप ITC लेंगे, जो कल आप रिटर्न फाइल करेंगे, इसमें अक्टूबर मंथ के 2B में जो भी आ रहा है वो ले लेंगे? नहीं सर, वो तो अपर लिमिट है, उसमें से भी कुछ हटाना पड़ेगा। हो सकता है आपने कुछ इनवॉइसेस की ITC सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर ले ली, बिना ये देखे हुए कि सप्लायर ने कब फाइल किया है। आपने सितंबर मंथ में ले ली, एक हमारा वो रिलैक्सेशन पीरियड भी चल रहा था। अगर आपने ऐसा किया है और मान लो सप्लायर ने GSTR1 अभी फाइल किया है 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, तो इस बार का जो 2B है उसमें वो ट्रांजैक्शन अपीयर होगा, बट उसकी तो आप ऑलरेडी ITC ले चुके हैं, डबल मत लेना। कहने का मतलब यहां पे आपको 2A और 2B दोनों को ज्वाइंट करके ITC निकालना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा करेगा? ये जो नए फील्ड ऐड हुए हैं ना, ये नए फील्ड जो 2A में ऐड हुए, दिस विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन फिल्टरिंग द डेटा। उसके बाद वी कैन ऑल्सो डू द फिल्टरिंग समथिंग लाइक दैट। सॉरी, ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है, एग्जैक्टली सेम है। इंपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री, ये सर्कुलर 123 है, ये सर्कुलर 123 जो रूल 36(4) के ऊपर हमें क्लैरिफिकेशन दिया था। ठीक है, इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट जो बात है, हाँ, अपलोडेड बाय द सप्लायर, सोर्स क्या 2A, विच 2A शुड बी रेफर्ड, इनवॉइस नॉट अपलोडेड, विच 2A शुड बी रेफर्ड, विच 2A शुड बी रेफर्ड। इन्होंने इस सर्कुलर के क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि सर 2A उस दिन का लेना है जो ड्यू डेट है GSTR1 की, बट ये तो डायनेमिक डॉक्यूमेंट था, यहीं से आपकी रिक्वायरमेंट अपीयर हुई, यहीं से आपको रिक्वायर्ड हुआ कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जो कि स्टैटिक हो, एक ऐसा डिटेल चाहिए, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल जो कि स्टैटिक हो, एंड दैट इज द रीजन ऑफ 2B, दैट इज द, आई कैन से, द रीजन ऑफ जनरेशन ऑफ द 2B, रिक्वायरमेंट ऑफ द 2B। अगर इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ तो मैक्सिमम ITC वी ऑल नो, जितना एलिजिबल एज पर 2A प्लस 20 और बाद में ये 10 हो गया था। हाँ, रूल 36(4) हैज बीन चैलेंज इन द राजस्थान हाई कोर्ट इन केस ऑफ द मेसर्स GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। लेट्स वेट फॉर द डिसीजन। कोविड-19 के कारण ये रिलैक्सेशन थी, कोविड-19 के कारण ये रिलैक्सेशन थी। क्या रिलैक्सेशन थी सर? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये जो 7 महीने हैं, ये जो 7 महीने हैं, हर मंथ आपको 2A का रिक्वायरमेंट नहीं था चेक करने का। कंसोलिडेटेड यू नीड टू इंश्योर व्हाइल फाइलिंग द GST रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर। जो आप पीछे वाले महीने का फाइल करे हैं, आप इंश्योर कर लेना, आप इंश्योर कर लेना कि उस मंथ अगर कोई इन सारे महीनों का एक्सेस ITC क्लेम किया है तो सितंबर मंथ में वो रिवर्स कर दिया है।
अगर नहीं किया तो आज आप रिवर्स करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट इफ इट हैज बीन एडजस्टेड विद योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसके लिए उन्होंने बहुत बेटर सर्कुलर विद एग्जांपल इश्यू किया था, सर्कुलर 142 डेटेड 9th of October 2020। फ्रॉम माय साइड सर इट्स कंप्लीटेड। पार्ट 8A हम 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 8A GSTR 9 एनुअल रिटर्न है और 2A वर्सेस 3B का रिकंसिलिएशन है। पार्ट 8A मतलब मेरा वो पार्ट कंप्लीट हो चुका, 2A कंप्लीट हो चुका। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं टेबल 8A। और टेबल 8A क्या चीज की है? ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट की टेबल है, जहां पे हम ITC का रिकंसिलिएशन करते हैं 2A वर्सेस 3B का। सिर्फ स्क्रीनशॉट जहां पे ITC एज पर 2A आता है। 17-18 में हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि सर इसका डिटेल अवेलेबल नहीं है, इसमें क्या अमाउंट आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर वी ऑल नो दैट वी कैन डाउनलोड इन एक्सेल द टेबल 8A। एक्सट्रैक्ट ऑफ द टेबल 8A मैंने एक छोटा सा लिया है आपके सामने। यहाँ पे you should use this table basically let's say I can say you need to filter the place of the supply table। अगर आपका रिसिपिएंट मान लो रजिस्टर्ड दिल्ली में है, यहाँ पे अगर अदर देन दिल्ली आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 और इंपॉर्टेंट कॉलम है, ITC अवेलेबल एंड रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग। इसको आप यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको लेना चाहूंगा, मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 का प्रोवाइजो which has been inserted on 1st of April 2019। रिपीट करता हूं, मैं बात कर रहा हूं प्लेस ऑफ सप्लाई की। टुडे currently I am discussing the place of the supply chapter which has the impact on the GSTR 2B। टेबल 8A की बात कर रहा हूं मैं, ITC की बात कर रहा हूं, लेने की बात कर रहा हूं। यहां पे जब आप देखेंगे ना इस ट्रांजैक्शन को, क्या है सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई, सबसेक्शन 8 वो बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, और उसका प्रोवाइजो जो कि अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट हुआ, जिसको इफेक्टिव बनाया 1 फरवरी। सभी जानते हैं कि सर अगर मान लो ब्लू डार्ट है, ठीक है, ब्लू डार्ट दिल्ली है और मैं भी दिल्ली में ही हूं, और ब्लू डार्ट दिल्ली ने क्या किया, मेरा एक शिपमेंट आउट ऑफ इंडिया भेजा, फॉर एग्जांपल लंदन भेजा मेरे हेड ऑफिस में। बिफोर 1st of April 2019 he was charging C+S। after 1st of April 2019 he should be charged IGST। why? because of that proviso। क्या कहता है, place of supply shall be the destination of that goods। the place of the supply shall be the destination। मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, आउट ऑफ इंडिया हो गया। अब वो क्या चार्ज कर रहा है, IGST। till this stage we all know that we are not allowed to take the ITC because within the same state but place of supply other state है या आउट ऑफ कंट्री है। बट अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है, आपके केस में अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस 2B के फॉर्मेट को डाउनलोड करना। जो ये ITC अवेलेबल वाला पार्ट है ना, यहां पे आपको यस दिखाई देगा। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे क्या आता है, अदर टेरिटरी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आता है, अदर टेरिटरी। लेकिन ITC अवेलेबल में वो नो नहीं बताता, वो यस बताता है। सो माइट बी इट वुड बी, अगर अमाउंट साइजेबल है, यू कैन गो विद फॉर लिटिगेशन अलोंग विद दैट प्रूफ ऑफ द 2B, एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस 2B टेबल 8A, ठीक है, which might helpful। So these question I have taken, so from my side this is completed। Sir, now it's open for any question and answer, any questions, not necessary that it should be linked to the 2B or 2A। We have with us our founder convener Shri Durgadas Agarwal ji। Sir, welcome sir। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने जरा बाद में ज्वाइन किया भाई। जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार भाई, बहुत अच्छा, आपकी तो बड़ी कमांड है यार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं समझता हूँ मतलब जब इतनी एक्सपर्ट नॉलेज है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लोगों के क्वेश्चंस बाकी होंगे वो देख लेना, बाकी एडजस्ट कर ही लिया आपने अभी। जी जी।
क्वेश्चन ले लिया ना अभी शायद? क्वेश्चन के लिए वेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन इनका हो गया है। कुछ क्वेरी क्वेश्चंस अगर आ जाए वहां से, बट इन बिटवीन अरुण जी मेरी ना कुछ क्वेरीज है, जैसे अभी आपने बताया अपना जीएसटी 9 से रिलेटेड, तो हो क्या रहा जो आप क्वेरी लो। जी टेबल 8A में क्या हो रहा है कि टेबल 8A में लेट से एक्स अमाउंट आ रहा है इनपुट का, राइट? अच्छा एक नंबर बताऊंगा। और आपने जो इनपुट अवेल कर लिया जीएसटी 9 के हिसाब से, जीएसटी 9 में ही अगर आप फॉर्म भरोगे तो टेबल 7 में जब लास्ट में जब जाओगे तो उसमें जो इनपुट अपने अवेल कर रखा है ऑलरेडी, वो कुछ और फिगर आ रही है, राइट? दूसरी क्या हो रही है कि 8A की फिगर अगर आप 2A पूरे साल का डाउनलोड करोगे, मंथ वाइज उसको ऐड करोगे, उससे मैच नहीं करती है। मतलब क्या होता है कि 8A की फिगर आप 2A पूरे होल ईयर का डाउनलोड करके मैच करो, वो मैच नहीं करती है। दूसरी, कभी अगर किसी ने मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर ले रखा है, वेबटेल, कंप्यूटेक्स, बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, अगर आप उस सॉफ्टवेयर से 2A की फिगर पर्टिकुलर दैट ईयर की डाउनलोड करोगे तो उससे मैच नहीं करती है। 2 और 3 डिफरेंसेस, राइट? तो होता क्या है कि एक्स अमाउंट 8A में आ गई, सेम पोर्टल से ही अगर आप मंथ वाइज 2A डाउनलोड करते हो तो x-1 या x+1 होती है। और सिमिलरली एट द सेम टाइम अगर आपने सॉफ्टवेयर से किसी से डाउनलोड कर ली तो वो फिगर कुछ और आ जाती है। तो व्हाट वी शुड डू, राइट? आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? आप ना दुर्गा दास सर को आना म्यूट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि बस प्रोबेबली कर दिया सर मैंने। हाँ सर, मेरा पहला पॉइंट है सर, देखो आपका जो 8A डाउनलोडेड है सिस्टम जनरेटेड, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। जी जी। अगर आपका ये यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि जो 2A मंथ वाइज को कंसोलिडेट कर रहे हो और 2A जो उसका है वो डिफरेंस आ रहा है, उसका एक रीजन तो मैं बता सकता हूं कि हमारा जो 2A वो हर दिन चेंज होता है। एग्री। हर दिन चेंज होगा। मान लो आज आपने डाउनलोड करके कल अगर आपने वेबटेल के थ्रू डाउनलोड किया तो बिकॉज ऑफ वन डे अगर सप्लायर ने कोई GSTR 1 फाइल कर लिया तो आपका 2A चेंज होगा। तो मेजर रीजन वही है, अदरवाइज आपका दोनों मैच करेगा प्राइम ऑफ बेसिस। फिर भी अगर दोनों एक्सरसाइज आप एक ही दिन करते हो और चेंज हो रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आप सिस्टम वाला यूज करें इंस्टेड ऑफ दैट एनी अदर सॉफ्टवेयर इन केस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2A डाउनलोड कर लिया, 8A डाउनलोड कर लिया, अब आपके पास 2A मल्टीपल नहीं है, 2A आपके पास एक हो गया, अब 8A एक हो गया। ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस, ट्राई टू आइडेंटिफाई, जिसमें एक रीजन हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है, मेन रीजन तो आपका कट ऑफ डेट के बाद वाला हो सकता है कि भाई जो 8A में कंसीडर किया गया है, जो 8A में कंसीडर किया गया ITC वो मेरा मान लो एक कट ऑफ डेट तक का है, उसके बाद का नहीं है। पर 2A में सारी कट ऑफ, सारी इनवॉइसेस का इंफॉर्मेशन आएगा, वो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं। अल्टीमेटली क्या है, मुझे सिर्फ एक रिको बनाना है इफ अमाउंट इज नॉट मैचिंग विद ईच अदर। एंड जो टेबल 7 की बात कर रहे हैं आपने, जो टेबल 7 का, ये बेसिकली क्या है, जो मैंने 12 महीने में ITC लिया है अलग अलग 3B में माइनस रिवर्सिंग, तो वो अमाउंट आ रहा है टेबल 6 -7। तो टेबल 7J से सॉरी जो 8B में अमाउंट आता है वो 6B एंड 6H का टोटल है, ठीक है? तो जो ITC फॉरवर्ड चार्ज वाली है वो अमाउंट वहां पे है। बेसिकली दिस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द 3B। Last point which I can say is the requirement to reverse the ITC. In my view, there is no requirement to reverse. Simple reason, पहला जो 2A और 2B का कॉन्सेप्ट, मान लो 2A का जो कॉन्सेप्ट आया वो 9 अक्टूबर 2019 से आया है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक है, जिसका हम 9 फाइल कर रहे हैं। सो कहने का मतलब जो 2A 2B का कॉन्सेप्ट है वो तो 1920 में आया है। Why we should match the same in the फाइनेंशियल ईयर 18-19? वहां पे सिर्फ 4 कंडीशन 16(2) की 4 कंडीशन मैं फॉलो कर रहा हूं, तो आई एम एलिजिबल टू टेक ITC। एंड मेजरली आप क्या है, अगर आप मोटा मोटी रिकंसिलेशन करेंगे ना तो आपको रीजन मिल जाएंगे। इन दैट केस आई कैन टेक वन एडवांटेज। डिपार्टमेंट ने 17-18 में GSTR 9 के अनेक्शर में ये कहा था, एक्सप्लेनेशन में कहा था, अगर देयर इज ए डिफरेंस, इफ देयर इज ए डिफरेंस you can produce the reconciliation in the 9C। तो मैं क्या करूंगा, मैनुअल एक reconciliation बनाऊंगा
क्लाइंट का सर्टिफिकेशन करूंगा, मैं खुद सर्टिफाई नहीं करूंगा, वहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, और उस रिकंसिलिएशन को मैं अपलोड कर दूंगा एट द टाइम ऑफ 9C. दिस इज माय आंसर. एनी अदर क्वेश्चन? वेरी गुड सर. नाउ अब मेरी सेकंड क्वेरी है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइल रिटर्न फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, राइट? तो एज पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन, व्हाट आई अंडरस्टूड कि हमें पहले 2A 2B को रिकॉन्साइल करना चाहिए, करेक्ट? इनपुट लेने के पहले 3B में, और मैच करना चाहिए. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे को अपनी जो ITC है 2B के लिमिट तक ही रखनी है, है ना? यही रखनी है जो मैं जो कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ. हाँ हाँ. सेकेंडली, तो अगर हमें 2B तक ही रखनी है तो जो हमारा एक रूल 36(4) है, तो इज दैट रूल इज गोइंग टू बी इररिलेवेंट फॉर दोस थिंग्स जनवरी के बाद, या क्या करें हम रूल 36(4) का? इज इट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल है ना, एप्लीकेबल है ना. 36(4) ही भी जो 2B है ना, मैं कहीं ना कहीं है ना इसको 36(4) से लिंक कर सकता हूँ. देखो आपका और भी कोई पॉइंट है इसमें? नहीं तो मैं फिर नहीं बस इतना है. अपन डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा. देखो 36(4) क्या कहता है? बेसिकली जितना ITC एलिजिबल है उसका 10% एक्स्ट्रा. करेक्ट. ठीक है. 2B के बाद में भी आपका ये पॉइंट रहेगा. करेक्ट. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन अमेंडमेंट इन द रूल 36. करेक्ट. अब मैं एक बार सर्कुलर 123 को कंपेयर करता हूं इसके 36(4) के साथ में. जी. सर्कुलर 123 ने क्या कहा? सर्कुलर 123 ने कहा देखो मेजर मेरा 36(4) है, ये सब इसके सब पार्ट है. ओके. मेन मेरा 36(4) है. 36(4) कहता है एलिजिबल ITC प्लस 10%. करेक्ट. एलिजिबल ITC का सोर्स क्या है सर? सर्कुलर 123 ने कहा 2A, पर 2A कौन सी डेट का? उसने बताया ड्यू डेट का. वहां से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई. 2A तो हर बार अपडेट आता है. अब एक नया रिटर्न आ गया, नया स्टेटमेंट आएगा जो 2B, और वो स्टैटिक हो गया. अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें प्रॉब्लम थी इसकी लीगल बैकिंग क्या है. उन्होंने रूल 60 में सब रूल 7 को अमेंड किया और सब रूल 8 को अमेंड किया, और उसके माध्यम से क्या किया? उन्होंने 2B को एक लीगल बैकिंग दे दी. पर अभी भी मुझे 2A 2B देखना है नहीं देखना, ये कौन कहता है? वो 36(4) ही कहता है. कहने का मतलब अभी तक जो एलिजिबिलिटी मैं 2A से चेक करता था, अब मैं मेजरली डिपेंड रहूंगा 2B के ऊपर प्लस 10%. ये मेरा व्यू है. थैंक यू. एक और क्वेरी थी, समथिंग आउट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं, बट सिंस इट रिलेट टू GST ओनली, and I believe most of our colleague and friends are facing problem in this sense. क्या हुआ कि भी TCS वाली प्रोविजन आई थी इनकम टैक्स में, तो बहुत सारे रजिस्टर्ड डीलर ने क्या करना स्टार्ट किया, दे हैव स्टार्टेड कोटिंग TCS अमाउंट एंड वैल्यू इन देयर इनवॉइसेस. तो इनवॉइस में वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दिया. इट इज गुड, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट सम पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड कि TCS की जो वैल्यू है, TCS के अमाउंट है, उसने टोटल वैल्यू में ऐड कर दिया. ये गलत है, ये गलत कर दिया. टोटल वैल्यू में ऐड कर दिया, ये गलत कर दिया. Since they have added that amount in total value, तो आप उससे IRN भी क्रिएट हो गई, उसकी. तो as per my understanding also it is totally wrong. देखिए आप TCS का अमाउंट जरूर लिख दीजिए, उसमें जरूर लिख दीजिए कि भैया आपको डीलर को, मतलब सप्लायर को, कि यस दिस इज अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट दैट यू हैव टू डू, सो दैट की लायबिलिटी एक फिक्स हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट वंस यू ऐड टू दैट अमाउंट टू दैट टोटल वैल्यू और आप उसकी IRN जनरेट करते हो, दैट इज समथिंग टोटली रॉन्ग, और वो डाटा बहुत ही हैब्सर्ड हो जाएगा, आपका क्योस हो जाएगा क्रिएट. व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब सर दो पार्ट में डिवाइड. देखो इनकम टैक्स मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन टू द एक्सटेंट आई कैन डिस्कस विद यू, आई कैन डिवाइड इन 2 पार्ट. TCS 2 तरीके के हैं. एक TCS जो पहले से आज तक लगता आ रहा था, वैल्यू के ऊपर लगता था, इसको मैं क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा एट द टाइम ऑफ इनवॉइस, व्हिच आई नीड टू शो इन द इनवॉइस. उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. मान लो मेरा 10 लाख की गाड़ी है, 10,000 रुपए उसके ऊपर GST है, और मान लो 1,000 रुपए उसके ऊपर TCS है. सो ऑल दी वैल्यू शुड बी रिफ्लेक्टेड एंड टोटल इंक्लूड करना है.
इसके रिकॉर्ड में जीएसटी ने एक सर्कुलर भी इशू किया था, वो क्लैरिफाई किया था। लेकिन जो अभी नया वाला टीसीएस है ना, पहला बात है सर, वो तो इनवॉइस के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, वो तो पेमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। करेक्ट, समथिंग लाइक पेमेंट की कोई क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अगर पेमेंट की क्राइटेरिया है, देन इट शुड नॉट बी added in the invoice value. It should be shown on the face of the invoice but should not be added. Otherwise क्या होगा, मेरा e-way bill, मेरा invoice का value it would be different and कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा असेसमेंट के टाइम पे, और ऑल टुगेदर नया रिकंसिलिएशन एक नया काम खड़ा कर देगा। मेरे को लगता है जीएसटी इज नथिंग बट द रिकंसिलिएशन यार। हाँ, इट्स ऑल टुगेदर वी हैव सो मेनी फॉर्म्स टू बी राइट नाउ, टीसीएस नाउ 36(4). तो आप रिकंसिलिएशन अगेन आई एम जस्ट मतलब मैं जस्ट याद कर रहा था स्टेट्समैन की, मतलब कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे कुछ मिनिस्टर्स ने, ये तो 7वीं 8वीं का लड़के फाइल कर देंगे। तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोस बिजनेसमैन और जो बिजनेस कर रहे हैं या डीलर्स, मतलब आप उस चीज को कितना डिफिकल्ट किए जा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो रूल्स आ रही, इट इज नोवेयर इन अ सिंप्लीफाइड वर्जन, राइट। ये कहीं सिंप्लीफाइड नहीं कर रही चीजों को। अल्टीमेटली क्या हो रही है कि 2B हो चाहे 2A हो चाहे ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा रही है। और मेरी तो अपने प्रोफेशनल कलीग से देखिए, ये सेशन भी होगी, देखिए ठीक है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमारी इम्पोर्टेंस को भी बढ़ाता है। और इसका प्रोफेशनल फीस आप जरूर से जरूर चार्ज करें और एक रिव्यू करें टाइमली। जीएसटी में टाइम आ गया कि आप अपनी प्रोफेशनल फीस जो चार्ज कर रहे हैं क्लाइंटों से, उसको रिव्यू करें टाइमली, बिकॉज काम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतनी रिकंसिलिएशन है, बाकी सारी चीजें हैं, यू हैव टू इंक्रीज। अदरवाइज क्या होगा कि आपका मैन पावर इतना लगेगा, आपका खुद का टाइम इतना लग जाएगा उस पे छोटी छोटी सी चीजें करने में, कि वो सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। और बड़ी अच्छी बात, मतलब इसमें कैच क्या है बहुत बड़ा, कि जो सॉफ्टवेयर भी आज के डेट में अवेलेबल है, यू नेम इट एनी सॉफ्टवेयर, जो मैंने सॉफ्टवेयर से डील किया है, नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है और सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब कहीं कोई कुछ मिस कर रहा, कोई दूसरा कुछ अलग मिस कर रहा, सी कोई भी कंप्लीट नहीं है। स्टिल वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ क्या बोलते हैं आप समझिए कि हम जीएसटी में अभी भी जा रहे हैं, अभी भी वी आर अ चाइल्ड इन जीएसटी। 2017 में आई थी जीएसटी, अभी भी हम उस फेज में है, अभी भी एक नया वर्जन है जो भी हम फेस करेंगे। नया वर्जन अभी हम फेस करेंगे जनवरी से, एंड गोइंग फर्दर आई बिलीव कि कई सारे चेंजेस अभी और भी होंगे। तो मैच्योरिटी स्टेज अभी काफी दूर है, अभी हमें काफी मेहनत करनी है। आई थिंक बिजनेसमैन को भी काफी चीजें लगेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू सो मच अरुण जी, बहुत ही बढ़िया लगा। आई वुड रिक्वेस्ट दुर्गादास जी सर, डीडी सर आ गया। I would like to request you, sir, please conclude the session. अरे सर, आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। अरुण जी ने बड़ा अच्छा बोला, मैं देख रहा था 130 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, यू आर डूइंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया है। कल के सेमिनार के लिए और रिक्वेस्ट कर लो लोगों से। कल हमारा एनजीओ पर है, उसके ITR 7 और ऑडिट वगैरह किस तरह से होगा, उसके लिए वेद मित्तल जी हैं। और पोस्ट कंप्लायंसेस भी ये आजकल जरूरी है, तो उसके लिए श्वेता जी हैं हमारी वुमेन्स एम्पावरमेंट से। तो कल का ये सेमिनार रहेगा 2 घंटे का। बाकी नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे। मैं अरुण छाजर जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और तो हम कुछ नहीं दे पा रहे। एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जरूर दे देना भाई, पार्टिसिपेशन का, उनका एक्नॉलेजमेंट करते हुए। और इन्हीं शब्दों के साथ अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी और पार्टिसिपेंट्स को। थैंक यू सर, थैंक यू नमस्कार। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू सर आपके आने के लिए। अरुण जी बहुत बढ़िया रहा। और जैसा मैंने अपने पार्टिसिपेंट को बोला था कि यू विल रिमेम्बर, हम आज आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द, मतलब आपकी शुरुआत हो रही है यहाँ से, तो हम कई बार आपको डिस्टर्ब करेंगे आगे आने वाले टाइम। मेरा सौभाग्य होगा सर, आई वुड फील। और बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने जो पहले बोला कि आपके साथ वेबिनार में ये मजा आता है कि मतलब बंदा ना, आपको दूसरी बार खोलने की जरूरत नहीं है, आप वो पढ़ के उठते हो, जैसे क्लास में आप होता है। तो मैं भी आज बैठा हूँ, तो मतलब 2 घंटे मैंने पढ़ के उठ रहा हूँ मैं कि भाई अच्छा ये चीजें ऐसे होनी है ना। थैंक यू सर। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं PPTs के बारे में कह देता हूँ सर। PPTs जो दोनों प्रेजेंटेशन है, मैं दोनों अभी आपको शेयर कर दूंगा।
and in turn it will be available to all the participants. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. धन्यवाद आपसे.